आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखिए ये जो चैप्टर है क्लास 11th का चैप्टर है और ये भी जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है इसमें देखिए कुछ टॉपिक, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपको मेनली आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें देखिए जैसे पहला है जो आप बेसिक में पढ़ते हो, ये तो क्लास 10th में पढ़ाया होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मेनली आपको ध्यान देना पड़ता है यहाँ पर। तो देखिए अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है इसमें से थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो है क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा स्टैंडर्ड होते हैं। तो अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को थोड़ा ज़्यादा फोकस करोगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के भी क्वेश्चन करने होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इस दोनों में आप देखोगे तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है और साथ साथ आपको इस पर ध्यान भी ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस के थोड़े स्टैंडर्ड सही रहते हैं। तो ये जो है आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझना भी थोड़ा ईजी है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आप एक बार 10th में भी पढ़े रहते हो, फिर आप 11th में पढ़ते हो एंड रिवीजन वगैरह करते हो, तो ये थोड़ा आपको आसान पड़ेगा। इसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन को क्या है आपको इस तरह से पढ़ना है कि उसका यूज होगा, जैसे आप एपी वगैरह में उसको यूज करोगे, ये क्वेश्चन मिक्स करके आपको देगा, उस सिचुएशन में आपको इसको यूज करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में भी जानना जरूरी है। इसके बाद आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो ये तीनों मीन को तो इंडिविजुअली आपको पढ़ना ही है, ठीक है। सेपरेटली आपको पढ़ना है अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखने होंगे। एंड साथ साथ इसके रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको इसका रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसके रिलेशंस के ऊपर जो क्वेश्चन होगा उस पर आपको ज़्यादा फोकस भी करना चाहिए, क्योंकि इस तीनों के बीच में एक रिलेशन है, जिससे कि आप पढ़े भी होगे, अर्थमेटिक मीन इक्वल एंड ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इक्वल एंड ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो देखिए ये जो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, ये तो रिलेशन तो आसान है, आप समझ गए होगे और बहुत आसानी से आप ध्यान भी रख लिए होगे, लेकिन जो क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि जो रिलेशन है उसमें तो कुछ खास दिखता नहीं है, और वो भी आपको 2 नंबर के लिए पढ़ना होता है बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता जब आप रिलेशंस पढ़ रहे होते हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये टॉपिक पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग को ये टॉपिक को भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन और इसके रिलेशन के ऊपर खास करके आपको फोकस करना चाहिए। एंड उसके बाद ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज यानी एजीपी। एजीपी से जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या होता है कि इन दोनों से वो हटके होगा ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि ये सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होगा जिसमें अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों एक साथ लग रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पहले तो, हालांकि उसके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको आना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आना चाहिए। जब ये दोनों आता है तो ऑब्वियसली ये आप सीखेंगे, लेकिन इसके लिए भी आपको क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन बहुत है, एजीपी के अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन जब करेंगे आप तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। फिर आ जाता है स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज मतलब ये हो गया कि आपको डायरेक्टली ना, ये ना तो एपी में दिखेगा ना ही जीपी में दिखेगा, डायरेक्टली नहीं दिखेगा, लेकिन आप इतना जानते हो कि देखो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, इधर एपी और जीपी में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्पेशल सीरीज जो है वो उसके भी क्वेश्चंस अच्छे खासे होते हैं। ये दोनों टॉपिक मिला दोगे तो इसके क्वेश्चंस इन सभी में से सबसे ज्यादा इसी दोनों से होगा। अगर आप ये दोनों को यहाँ पर कंबाइनली अगर देखोगे ये दोनों टॉपिक, तो कंबाइनली देखने पर आपको पता चलेगा कि इस दोनों से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और आपको यहाँ पर जो रिसेंटली क्वेश्चन है 23 का, 2023 का, तो उसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो आपको जो हम प्रोसेस सिखाएंगे तो उसको आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर ट्रिक होगा वहाँ पर ट्रिक देंगे आपको सॉल्व करने का, तो वो सब आपको ध्यान रखना होगा, और क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको बहुत ही आसानी से ये चैप्टर कंट्रोल कर सकते हो आप, क्योंकि इस चैप्टर को कंट्रोल करना आसान है। बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि आप इसको मतलब आपको ध्यान नहीं रख सकते, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस बनने लगता है इसका, और आप एग्जाम के अंदर भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो और पूछता भी है, तो इसीलिए हम लोग को इस चैप्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो चैप्टर में देखिए अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में बना सकते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चैप्टर आपको थोड़े समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि इसमें सोच पा रहे हैं, तो उस चैप्टर को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा नहीं करना कि हर चैप्टर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, वैसा नहीं चाहिए। अब जो चैप्टर को पहले बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, जो आपको ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है, या आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये चैप्टर हम समझ पा रहे हैं, इस चैप्टर में हम सोच पा रहे हैं, तो उस चैप्टर को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो कि उससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्वेश्चन बना दो, ऐसा होना चाहिए। उसमें से एक चैप्टर ये है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, ये हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप थोड़ा मेहनत करने पर हो जाता है।
तो पहले तो फिलहाल हम लोग ये देखने वाले हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये 2023 का क्वेश्चन है। तो यानी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि द सम ऑफ ऑल दोस टर्म ऑफ एपी और सम ऑफ ऑल, यानी एपी क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि इस ये जो टर्म दे रखा है आपको, इस सभी का सम आपको देखना है, जिसमें बोला गया है विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नॉट डिविजिबल बाय 3 मतलब अगर आप बेसिक से देखोगे, जैसे क्वेश्चन में अगर डिविजिबल बाय 3 पूछा जाता है तो कुछ ज्यादा ही बेसिक हो जाता, लेकिन यहाँ पर नॉट डिविजिबल बाय 3 पूछा गया, तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन है वैसे इजी ही। ठीक है, तो देखिए ये 2023 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो करना क्या आपको कि देखिए जो भी टर्म आपको दे रखा है पहले क्या करना होगा, उसका पूरा सम फाइंड करना होगा। अब नॉट डिविजिबल बाय 3 बोला गया, नॉट डिविजिबल बाय 3 मतलब क्या करेंगे आप, जो 3 से डिविजिबल है तो टोटल में से आप क्या करो, 3 को डिविजिबल वाले को माइनस कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा आपको, नॉट डिविजिबल बाय 3 मिल जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो आपको टर्म्स दे रखा है 3 8 13 डॉट डॉट 373 ये आपको दे रखा है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसका सम फाइंड करेंगे। इसका सम क्या होगा, तो देखिए इसका आप सम फाइंड करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या पता करना है कि इसके सम फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो पता है हमें, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म भी पता है। अब आप जानते हो सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली हम लोग दो फॉर्मूला यूज करते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला ये यूज करते हैं हम लोग, और एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं n/2 इंटू a प्लस l। ये आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, बेसिक सी बात है ये, n/2 इंटू a प्लस l। अब इस दोनों फॉर्मूला में क्या है कि अगर आपको ये फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो आप ये यूज कर लो, अगर आप चाहो तो ये भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तो आप उस केस में ये यूज करो, दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म में पता है। तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म इसका 3। इसका अगर कॉमन डिफरेंस देखोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 8 - 3 कर दो 5। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे आप, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। अब इसका लास्ट टर्म देखोगे तो लास्ट टर्म कितना हो गया, 373। लास्ट टर्म 373 है। अब हम लोग को यहाँ क्या पता करना होगा, हम लोग को यहाँ पता करना होगा कि ये जो सीक्वेंस है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता करना पड़ेगा। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स आगे इसका पता करोगे आप, तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, टीएन का एक फॉर्मूला जानते होंगे आप, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन बोलो या एल बोलो एक ही बात है। तो यानी इसको हम अगर यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 373। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करके n निकालना पड़ेगा आपको। तो a कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के वैल्यू कितना हो गया 5 इज इक्वल्स टू 373। तो आपको मिलेगा 5 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 370, है ना। 3 माइनस कर दो ना, 5 से इसको कैंसिल करो, 5 से इसको जब कैंसिल करोगे तो आपको हो जाएगा 5 7 35 एंड दिस वन इज 4। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 75। तो देखिए n का वैल्यू आ गया 75। अब आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लो। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। ये आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम अगर यूज करते हैं तो देखिए n का वैल्यू कितना है 75/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 और l का वैल्यू कितना है 373। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो ना, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा। तो 75/2 इंटू 3 प्लस 373, 3 प्लस 370 देखोगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 376। ना इसको कैंसिल करो 2 से, जब आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1, दिस वन इज 8 एंड 8, यानी आ गया 75 इंटू 188। तो 75 इंटू 18 को क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो साइड से। तो देखिए 188 है, इसको आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 40, दिस वन इज 4 एंड 9। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 56, 61 और फिर आ जाएगा ये 13। आपको मिल जाएगा 0 10, ये आ जाएगा 1410। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका मतलब 14100। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। तो 14100 जो वैल्यू आया, ये क्या आ गया हमारा कि ये हम लोग जो सीक्वेंस दे रखा है इसका टोटल सम आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, 14100 जो आया इसमें सब माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, डिविजल बाय 3। जो इसमें ये जो टर्म है इसमें जो 3 से डिविजल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप समझिए कि इसको हम लोग माइनस कैसे करते हैं। तो ये आप इसको पहले ध्यान रख लो, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग 3 से डिविजल के लिए टर्म्स फाइंड करेंगे तो 3 से डिविजल वाले टर्म्स में क्या होगा। तो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो देखिए क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अब बात करें डिविजल बाय 3 का, ठीक है, डिविजल बाय 3। तो देखिए यहाँ पर जो अभी सम आया, टोटल सम आया, टोटल सम वो कितना आया आपका, तो टोटल सम आ गया 14,100, ठीक है, तो इसको आप साइड से लिख सकते हो, तो 14,100 आ गया। अब यहाँ पर डिविजल बाय 3 की बात करोगे तो देखो पहला टर्म तो 3 है, वो तो डिविजल है। अब इसका जो सेकंड टर्म होगा तो 18 होगा, 13 नहीं होगा, क्योंकि 3 से 8 डिवाइड नहीं हो सकता, 13 भी नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा, 18 होगा, क्योंकि 13 के बाद कौन सा आएगा, 18। अब इसके बाद देखोगे तो कौन सा आ जाएगा, 33, है ना, इस तरह से चलता जाएगा। अब ये इसका लास्ट टर्म क्या होगा ये आपको नहीं पता, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कम से कम पता करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। तो देखिए 3, 8, 13 डॉट डॉट इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए a तो आपको पता है कि 3 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस यहाँ पर देखोगे तो 18 माइनस 3 यानी 15 हो जाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 15 है। तो आप क्या करो यहाँ पर, इसको पता करने के लिए यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करोगे, तो समझो। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना आपका 3 है, d की वैल्यू 15 है। अब इसका अगर लास्ट टर्म अगर हो सकता है तो मान लीजिए 373 हो सकता है, वैसे होगा नहीं 373, क्योंकि ये 3 को आप डिवाइड करोगे तो 373 एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर मान लो हम लास्ट टर्म लेंगे, ये जस्ट एज्यूम करेंगे क्योंकि इसका लास्ट टर्म 373 तक ही पॉसिबल है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि n की वैल्यू क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो tn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम लोग tn जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि भाई 373 है, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि होता तो डायरेक्टली कैंसिल होता और हम लोग सीधे एज्यूम करते हैं और आंसर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होगा, आप 3 से इसको डिवाइड करके देखो तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब इसका a कितना है, 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 373 में से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 370 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 15, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल करो, 5 से ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना, ये मिल जाएगा आपको 574, ठीक है, 5 7 जा 35 एंड 5, ठीक है। तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका 74/3, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा 74/3 प्लस 1। ना आप एक बार जानते हो कि देखो नंबर जो होता है ना वो क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर में होना चाहिए। आप ये फ्रैक्शनल वैल्यू तो ले नहीं सकते, तो 74/3 को अगर डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, अगर आप देखोगे तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अगर उसमें आप प्लस 1 करोगे तो नियरली क्या आएगा, 25 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू हमें इसमें इतना ज्यादा घुसना नहीं है, इसमें आप टाइम वेस्ट मत करना है कि आप एकदम से पूरा कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हो। आप एग्जैक्टली थोड़ा देख लेना कि ये कहाँ पर आ रहा है वैल्यू। तो 74/3 करोगे प्लस 1 करोगे तो 74/3 के वैल्यू 24 पॉइंट समथिंग प्लस 1 तो 25 पॉइंट समथिंग, 25 पॉइंट समथिंग जो आएगा इसका मतलब हमें n कितना लेना पड़ेगा, 25, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम लोग n कितना लेंगे, 25 ले लेंगे। अब देखिए n के वैल्यू हम लोग क्या ले लिए, 25। अब हमें क्या निकालना है, सम निकाल लेना है। तो सम निकालने के लिए हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इसका फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसको हम लोग यूज करेंगे, तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 मतलब कितना हो जाएगा, 25/2 इंटू 2a मतलब हो गया 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1, या दिस वन इज 25 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है 15, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लो, दिया जाएगा 25/2, ये कितना मिलेगा आपको 6 प्लस ये हो जाएगा 24 इंटू 15। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो, दिया जाएगा 25/2, ये मिलेगा 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60 एंड दिस वन इज 360, ठीक है, 360 आ गया, यानी 25/2 इंटू 366 आ जाएगा। तो 360 आ गया, प्लस अब 6 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 366। इसको कैंसिल कर लो, तो कैंसिल करोगे दिया जाएगा 1, दिस वन इज 8 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 183, 25 इंटू 183। ना अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 इंटू 183 का वैल्यू निकाल के देख लो। तो 25 को 183 से 183 को मल्टीप्लाई कर लो, 25 दिस वन इज ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 3 75 यानी 5, 25 को 8 से करोगे तो 200 यानी ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 एंड दिस वन 41 और ये हो गया 915, दिस वन इज 3 2 जा 6 और ये मिलेगा आपको 16 एंड दिस वन इज 2 ये 3, तो आपको मिलेगा 5 7 ये हो गया 15 और ये 4 4575, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका 4575, ये आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया 4575 जो आया ये वो सम है जो 3 से डिविजिबल है। 14100 जो वैल्यू आया वो कौन सा सम है, ये जो सीक्वेंस दे रखा है। और हमें क्या चाहिए, ये दोनों ही नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए
कि नॉट डिविजिबल बाय 3 चाहिए, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो देखिए आपको बोला गया कि नॉट डिविजिबल बाय 3 की बात कर रहा है, तो नॉट डिविजिबल बाय 3 का जो सम देखेंगे आप तो क्या करोगे भाई, नॉट डिविजिबल बाय 3 के लिए टोटल में से इसको क्या कर दो आप माइनस कर दो, यानी 14,100 माइनस 4575, ठीक है माइनस करो। तो 14,100 में से 4575 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो 10 में से 5 जाएगा 5, दिस वन इज 2, और फिर ये आ जाएगा आपका 5, और ये कितना आ जाएगा 30 में 4 9, 9525। तो 9525 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखोगे थोड़ा सा आपको लेंदी टाइप से लगेगा, लेकिन ये इतने भी लेंदी नहीं है। अब आपको यहाँ पे कंसेप्ट वाइज देखोगे तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चंस को आप इजी लेवल में डाल सकते हो। ये क्वेश्चंस में कोई खास बात नहीं है, आपको बस थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा और अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या समझे कि अगर आप ये क्वेश्चन को देखो तो ये क्या बेसिक फॉर्मूला का क्वेश्चन था, बस आप ये सब चीज़ थोड़ा जानते रहो, ठीक है, कि नॉट डिविजिबल बोल दिया क्योंकि वो उसे पता है कि भाई डिविजिबल आप पढ़ के आए हो, तो नॉट डिविजिबल अगर बोल दिया गया तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि द एथ कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज S1 इज इक्वल्स टू इतना एंड S2 इज इक्वल्स टू इतना, ये आपको दो सीरीज दे रखा है। इसमें बोला जा रहा है कि इस दोनों का जो आठवां कॉमन टर्म होगा वो आपको फाइंड करना है कितना होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन ये भी क्या है, इजी लेवल क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन, और ये इजी लेवल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कुछ है नहीं खास, आपको क्या करना होगा कॉमन टर्म्स आपको देखना है, कॉमन टर्म्स क्या क्या है इसमें। 8 टर्म आपको निकालना है, यानी n की वैल्यू तो 8 है, और 8 टर्म फाइंड करने के मतलब tn का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, बेसिक फॉर्मूला। अब यहाँ से देखो, अब ये दोनों में बस ये देख लो, जब आप इसको सॉल्व करो तो बस इतना देख लो कि इस दोनों में कॉमन टर्म्स क्या क्या है, ठीक है। अब देखो कॉमन टर्म्स आप फाइंड करना पड़ेगा आपको, तो कॉमन टर्म्स फाइंड कर लो। तो बेसिकली जब आप कॉमन टर्म्स फाइंड करो तो देखो 3 है उसमें कॉमन नहीं है, कौन मतलब हो गया कि जो दोनों में एक जैसा हो। तो 3 नहीं है, 7 नहीं है, तो पहला टर्म क्या है कॉमन इसमें 11, तो 11 जो है इसका पहला कॉमन टर्म्स है। अब आपको देखना होगा कि इसका नेक्स्ट टर्म कौन सा है, क्योंकि आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टर्म आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा कि इसमें कौन सा टर्म्स जो है डायरेक्टली, तो 15 19 इसके बाद वो आगे बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 15 है 19, अगर 15 के बाद 19 है, 19 के बाद कितना हो जाएगा 23, 23 के बाद क्या मिलेगा इसको 27। जैसे इसको अगर हम लोग और एक्सपैंड करें तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा 23 आएगा, 27 आएगा एंड 31 आएगा एंड 35 आएगा, इस तरह से चलेगा। थोड़ा थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाओ, अब उसी तरह से उसको भी सॉल्व करो और देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे 21 है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस देखोगे तो 5 है, जैसे इसका कॉमन डिफरेंस कितना था 4, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखोगे तो 4। हालांकि इसका एक हम आपको शॉर्टकट बता देंगे जिससे आप बहुत आसानी से पता कर लोगे कि नेक्स्ट कॉमन टर्म्स कौन सा रहा होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इसको पता करने के लिए या फिर हम लोग उसी मेथड चलते हैं, ठीक है। इसमें ये बेसिक इसको छोड़ो, क्योंकि आप इतना तो जानते ही होगे, ये तो कर ही लोगे कि ये लिख लिख के आपको पता कर लोगे कि क्या होगा। लेकिन आपको एक हम ट्रिक बताते हैं यहाँ पर, जो जिससे आप बहुत जल्दी पता कर लोगे कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो करना क्या आपको, जो पहला सीक्वेंस है इसका आप कॉमन डिफरेंस पता करो। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस है 4, ठीक है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 4 है। इसका भी कॉमन डिफरेंस पता करो, तो इसका कॉमन डिफरेंस देखोगे तो कितना है यहाँ पर 5, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, क्योंकि 11 माइनस 6 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस मिल गया दोनों का। अब दोनों का जो कॉमन डिफरेंस मिला उसका एलसीएम ले लेना, ठीक है, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, दोनों के कॉमन डिफरेंस का आप क्या करो एलसीएम ले लो। जब आप दोनों कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लोगे तो ये क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, ये 4 और 5 का एलसीएम करोगे तो 4 और 5 का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 20। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारा कॉमन टर्म्स वाला जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं इसका कॉमन डिफरेंस 20 आएगा, ठीक है, बस बात खत्म। आपको कोई सीक्वेंस लिखने की जरूरत नहीं है। इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया 11, फर्स्ट टर्म 11 है, और इसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 20 हो गया। कॉमन डिफरेंस 20 हो गया। अब हम लोग करना क्या है, यहाँ पर निकाल देना है 8 टर्म। तो tn बराबर क्या लगाओगे फॉर्मूला आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा लो। मैं इसको सॉल्व कर लो तो a का वैल्यू कितना हो गया 11 प्लस n का वैल्यू हो गया 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या लेंगे आप 20, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल करके एलसीएम ले लो और वही उसका कॉमन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस होगा। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 20, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 11, नाउ पुट करके सॉल्व कर लो तो 11 प्लस ये हो गया 7 इंटू 20, इसका आंसर कितना होगा 11 प्लस 140, यानी ये मिलेगा आपको यहाँ से 151 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल था ये, यहाँ पर कुछ खास क्वेश्चन में ये नहीं है। आपको यहाँ पर जो क्यों पूछा गया, क्योंकि ये थोड़े से कि इसका कॉमन डिफरेंस के लिए। तो देखिए कई बार क्या होता है कि एक बेसिक तरीका तो ये है कि आप लिख लिख के देख लो कि सेकंड टर्म कौन सा होगा, फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लो। एंड थोड़ा सा अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा।
पहला क्या करना है कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, दोनों का एलसीएम लो, तो आपका जो कॉमन टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, दैट इज यहाँ पर क्या है 20 है, और उसके बाद आप सिंपली सॉल्व कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 3 आइदर 3 और 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 48। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझिए क्या है, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल क्वेश्चन है, इजी से थोड़ा ऊपर है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है ये 2023 का ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को देखिए कि क्या बोला गया, 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहली बात, अब 3 डिजिट नंबर तो जानते ही हो सब लोग, तो 3 डिजिट नंबर क्या होगा, जो आपको 99 के बाद शुरू होगा, दैट इज 100 से शुरू होगा, और 100 से आप आगे तक जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से 100 से लेकर कहाँ तक जाओगे आप, 999 तक जाओगे। तो उसमें देखोगे तो अगर टोटल डिजिट देखोगे तो कितने हो जाएंगे, 900 डिजिट होंगे टोटल। तो 99 के बाद और 1000 से पहले तो टोटल कितने हो जाएंगे 900। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ये तो आप पता कर लोगे। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है वो बोला गया है कि भाई 3 डिजिट नंबर तो आसान है पता करना कि कितने डिजिट होंगे, लेकिन इसके बाद जो बोला गया कि डिविजिबल बाय 3 और 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन बातों का ध्यान दो, बट नॉट डिविजिबल बाय 48, तो 48 का डिविजिबल नहीं है, ये बात तो क्लियर है कि ये तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो मेन बात है वो 3 और 4 की बात हो रहा है, पहले इसको सॉल्व करो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सेपरेटली भी आपको पूछ सकता है, अगर इस बार नहीं पूछा तो नेक्स्ट टाइम पूछ देगा कि 3 और 4 से डिविजिबल की बात कर देगा। तो यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा 3 और 4 के डिविजिबल का मतलब क्या है, 3 और 4 के डिविजिबल का मतलब ये है क्या, एक ऐसा नंबर जो या तो 3 से डिविजिबल हो या 4 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो 3 और 4 से डिविजिबल मतलब ये हो गया कि फिर दोनों से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर समझिए इस बात को, या तो 3 से डिविजिबल हो या तो 4 से डिविजिबल हो, अगर दोनों से डिविजिबल है तो उसको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टोटल आपका जो नंबर है उसमें से आपको करना क्या पड़ेगा कि 3 के डिविजिबल फाइंड करने पड़ेंगे, 4 के डिविजिबल फाइंड करने पड़ेंगे, और फिर इस दोनों से कॉमनली जो डिविजिबल है उसे हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो कैसे हटाओगे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 का डिविजिबल निकालेंगे, 4 का डिविजिबल, कॉमन मतलब क्या हो जाएगा, 3 और 4 कैल्शियम ले लो, 3 और 4 कैल्शियम देखो तो कितना होगा 12, यानी 12 से जो डिविजिबल होगा उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा टोटल में से। तो ये आ जाएगा आपका 3 और 4 से डिविजिबल, तो ये जितना आ गया। अब उसमें बोला जा रहा है कि बट नॉट डिविजिबल ऑफ 48, इसका मतलब जो आया आपका उसमें जो कुछ ऐसे भी टर्म्स होंगे जो 48 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो 48 जो है ना, ये 3 से यहाँ पर कैंसिल होगा, 4 से भी कैंसिल होगा, इसका मतलब क्या है कि 48 वाले कुछ ना कुछ टर्म्स ऐसा है जो इसके अंदर है। तो हमें क्या बोला गया, बट नॉट डिविजिबल ऑफ 48, तो हमें 48 वाले को भी हटाना पड़ेगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहली बात देखिए, टोटल जो आपका 3 डिजिट नंबर है ये तो पता करना बहुत ही आसान काम है, तो ये आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पर जो टोटल 3 डिजिट नंबर लेंगे आप, टोटल 3 डिजिट नंबर, तो वो कितना हो जाएगा आपका, टोटल 3 डिजिट नंबर हो जाएगा 900, ठीक है। टोटल 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 900। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि 3 से डिविजिबल के लिए हम लोग देखेंगे और 4 से डिविजिबल के लिए देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप चाहो तो फास्ट भी जा सकते हो कि कितने जो है डिजिट इसमें 3 से डिविजिबल होगा, कितने डिजिट है जो 4 से डिविजिबल होगा, ये थोड़ा फास्ट आप जा सकते हैं। तो क्या करोगे, जैसे इसमें आप 3 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितने ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप डिविजिबल बाई 3 ले लोगे, डिविजिबल बाई 3। तो एक देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व करने का, डिविजिबल बाई 3 को। यहाँ पर एक है कि आप सीक्वेंस बना लो, सीक्वेंस बना मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग ये देख लेंगे कि 99 के बाद यानी 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होगा, तो इसमें 3 से डिविजिबल कौन है। तो जैसे आप यहाँ पर क्या करते हो कि आप देखते हो कि भाई हमारा जो नंबर है वो कौन सा डिविजिबल है। तो जैसे आप पहला नंबर ले लिया, मान लो 102 ले लोगे, 102 क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल होगा। इसके बाद कौन सा लोगे आप, 105 लोगे, ठीक है। इस तरह चलता जाएगा, लास्ट टाइम क्या लेंगे आप 999 लेंगे, क्योंकि 999 भी 3 से डिविजिबल है। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या करना होगा कि ये जो 102 है, 105 है और 999 तक है, तो इसमें आप यहाँ पर देखिए, इसमें ये नहीं बोला गया कि आपको सम निकालो, इसमें क्या कर रहा है, नंबर की बात किया है कि नंबर कितने ऐसे डिजिट हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर प्रॉपर इस वे में जाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्टली सॉल्व करना चाहिए कितने डिजिट हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना आपको, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जो 900 है, 900 में 3 से डिवाइड करो, 900 में 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 300, यानी इसके अंदर 300 डिजिट ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल। अगर आपको सम वम फाइंड करना होता तो हम लोग इस प्रोसेस से जाते उसको सॉल्व करते ना। फिर है कि डिविजिबल बाय क्या बोला गया आपको, डिविजिबल बाय 4 फाइंड करना पड़ेगा आपको। देखिए डिविजिबल बाय 4 जब आप फाइंड करेंगे तो डिविजिबल बाय 4 क्या हो जाएगा, और डिविजिबल बाय 4 आप फाइंड करने के लिए जाओगे तो ये हो जाएगा 900 बाय 4। 900 बाय 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल करो तो 4 से जाएगा, 4 2 जा 8, दिस वन इज
4 2 8 और ये होगा फिर 2 एंड दिस वन इज 5 225, तो 225 आ गया, यानी 225 क्या हो गया जो 4 से डिविजिबल है। तो देखिए ये जो 3 और 4 का आ गया, अब हम लोग क्या करना होगा, हमें 12 के डिविजिबल वाले को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे भी होंगे जो 12 से डिविजिबल है, कुछ ऐसे भी होंगे जो 48 से डिविजिबल है। तो पहले तो 3 और 4 वाला के फाइंड करने के लिए आपको 12 हटाना पड़ेगा, पहले तो इसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 वाले को हटाना पड़ेगा। इसके वजह से नहीं, ये दोनों की वजह से 3 और 4 की बात किया इसीलिए। तो जब भी और की बात करेगा, जैसे आपको 3 और 4 या 4 और 5 लिखा जाएगा, जैसे 4 और 5 बोल दिया, 3 और 4 बोल दिया, तो 3 और 4 वाला मतलब 12 वाले को हटाओ, 4 और 5 बोलता तो 20 वाले को हटाओ, ठीक है। या 2 और 3 बोला गया तो 6 वाले को हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस दोनों का एलसीएम 6 आएगा इसीलिए। अब यहाँ पर डिविजिबल बाय 12 हम लोग फाइंड कर लेते हैं पहले। तो देखिए डिविजिबल बाय 12 अब देखोगे तो डिविजिबल बाय 12 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 900 बाय 12, ठीक है। 900 बाय 12, इसको कैंसिल करके देखो, तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से दिस वन इज या तो 12 से डायरेक्टली डिवाइड करो, 12 7 जा कितना हो जाएगा 84 और 6 5, ठीक है 75 आ गया। तो ये जो 75 आया, यानी 75 टर्म्स वो टर्म्स है जो 12 से डिविजिबल है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कि 48 से डिविजिबल की भी बात करते हैं। तो देखिए अब अगर हम लोग इस तीनों का सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, 300 प्लस 225 माइनस 75 कर दो, इस दोनों को ऐड करके इतना माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा 3 और 4 का डिविजिबल। तो देखिए अगर आपको डिविजिबल बाय 3 और 4 फाइंड करना है, डिविजिबल मान लो क्वेश्चन इतना ही होता कि डिविजिबल बाय 3 और 4 चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाता, समझिए डिविजिबल बाय 3 और 4 बोला जाता तो 300 प्लस 225 माइनस 75 हो जाता, ठीक है। यानी इस दोनों को ऐड करके ये माइनस कर दो 75, तो ये वैल्यू कितना मिलेगा आपको 525 माइनस 75, 525 माइनस 75 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 450, यानी 450 ऐसे डिजिट है इसमें जो या तो 3 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है, ठीक है, पर दोनों से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट बात है कि भाई नॉट डिविजिबल बाय 48 होना चाहिए, यानी ये जो आया इसमें कुछ ऐसे भी डिजिट हैं जो 48 से डिविजिबल है, तो उसे भी हटाना पड़ेगा, ये फाइनल आंसर नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, 48 के डिविजिबल वाले को हटाना पड़ेगा। तो देखिए उसको हटाने के लिए क्या करेंगे आप, तो देखो डिविजिबल बाय 48, डिविजिबल बाय 48 करोगे, डिविजिबल बाय 48, तो 48 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप क्या करो 900 बाय 48 करो, इसको डिवाइड करो, 900 बाय 48 को डिवाइड करो, देखो क्या हो रहा है। तो 9 बाय जब 48 को डिवाइड करोगे तो ये आपको कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से आप कैंसिल 12 से कैंसिल करोगे तो लगभग ये आ जाएगा 12 से 4 और ये मिलेगा आपको 75, ठीक है। और यहाँ पर 4 से डिवाइड करो 75 को तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है 18 पॉइंट समथिंग। तो इसमें से हम लोग नंबर क्या लेंगे, 18 लेंगे, क्योंकि इंटीजर वैल्यू लेंगे हम लोग। तो देखिए 18 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नंबर हमारा क्या हो गया 18। अब यहाँ पर देखो कि बेसिकली इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल नंबर जो हो गया, जो वैल्यू आया था 450, तो 450 में से भी क्या करना पड़ेगा आपको, 450 जो आया था ये क्या था, डिविजिबल बाय 3 और 4, इसमें से भी क्या करना पड़ेगा आपको, ये 18 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि नॉट डिविजिबल बाय बोला गया 48, तो 450 माइनस 18 कर दो तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 432, यानी इस 3 डिजिट के नंबर में 432 डिजिट ऐसा है जो 3 और 4 से डिविजिबल है और 48 से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व करोगे। यहाँ पे गलती, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि वहां तक कई बच्चे आ जाएंगे, यहाँ पे ये गलती कर सकता है, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इस तरह से सॉल्व कर लेना है और आप आंसर करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट आर लेस देन और इक्वल्स टू 2800, ठीक है, यानी यहाँ पर 4 डिजिट नंबर की बात हो रहा है और ये क्या है 2800 से लेस की बात, एंड अदर डिविजिबल बाय 3 और बाय 11। तो देखिए पिछला क्वेश्चन जो देखे आप उसमें क्या था कि 3 और 4 की बात किया गया था, इसमें है 3 और 11, तो यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको इज इक्वल्स टू। देखिए ये क्वेश्चन में आपको 3 और 11 की बात किया गया है, तो आप क्या करोगे, डिविजिबल बाय 3 फाइंड करोगे, डिविजिबल बाय 11 फाइंड करोगे एंड माइनस करोगे किससे, डिविजिबल बाय 33, तो 33 वाले को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब आप इसको, ये क्वेश्चन 2023 का ही क्वेश्चन है ये, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 4 डिजिट नंबर की बात किया, 4 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होगा, तो 4 डिजिट नंबर आप शुरू करोगे तो 1000 से शुरू करोगे। अब यहाँ पर जो आपको लेस देन 2800 है, मतलब क्या है कि जो आपका लास्ट टर्म होगा वो 2800 हो सकता है या उससे पीछे होगा। हम लोग पहला देखते हैं डिविजिबल बाय 3 के लिए, तो डिविजिबल बाय 3, ठीक है, डिविजिबल बाय 3 की बात करते हैं। तो देखिए डिविजिबल बाय 3 के लिए अगर पता करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे तो पहला जो टर्म होगा जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, जो आपको 3 से डिविजिबल फाइंड करना पड़ेगा।
तो 3 से डिविजिबल कौन सा टर्म हो सकता है? तो 3 से डिविजिबल जो पहला टर्म होगा 4 डिजिट का वो होगा 1002, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करो 3 से, 3 3 जा 9, ठीक है, दिस वन इज 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। वैसे भी देख सकते हो 2 + 1 3, क्योंकि इसका सम 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। फिर इसका देखोगे तो कौन सा टर्म आएगा 1005, ठीक है, ये आ जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। अब आपको देखना होगा लास्ट टर्म इसका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं है कि 4 डिजिट का नंबर पूरा ले सकते हैं, जैसे उसमें क्या था कि 3 डिजिट का नंबर पूरा कंसीडर कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। ये क्या है, लेस देन 2800, यानी इनफैक्ट देखोगे लेस देन इक्वल्स टू 2000, मतलब 2800 ले सकते हो या इसे पीछे लेना पड़ेगा आपको। तो 2800 से आपको क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करके देख लो कि क्या वो डिविजल हो रहा है, तो बेसिकली वो तो नहीं होगा डिविजल, तो उससे पहले क्या होगा, तो उसको पता करने के लिए आप पहले क्या करो, 2800 को 3 से डिवाइड करो, ठीक है, 2800 को 3 से डिवाइड करो, 2800 को 3 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको 27, ये हो जाएगा आपका 1 0, दिस वन इज 3 9, फिर 0, फिर कितना आ गया 3, तो यहाँ से देखोगे तो कितना है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैंसिल तो हो रहा है पर रिमाइंडर 1 हो जा रहा है, रिमाइंडर 1 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या करना होगा हमें, इससे एक पीछे जाना पड़ेगा और ये डिविजल हो जाएगा, ठीक है, यानी 2800 है तो 2800 तो आपका डिविजल नहीं हो रहा है, तो 2800 अगर डिविजल नहीं हुआ तो इसका मतलब इसका लास्ट टर्म क्या हो सकता है 2799, आप डिविजल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब 2800 में डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 1 आता है मतलब उससे कम अगर आप लेते हैं तो आप डिविजल हो जाएगा ये। अगर ये रिमाइंडर 2 आता तो हम लोग उससे 2 कम लेते, तो यहाँ पर 2799, यहाँ से देख सकते हो 9 and 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, 25 + 2 27, तो ये 3 से डिविजल है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, ये आने के बाद आपको ये करना होगा कि इसका पता करना होगा कि बेसिकली कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, तो यहाँ से देखोगे तो 1002, तो tn का फॉर्मूला लगा लो, tn इक्वल्स टू क्या होता है a + n - 1 * d, तो देखिए tn का वैल्यू कितना हो गया 2799, 2799 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका a कितना है, तो a यहाँ पर आपको आ जाएगा 1002 + n - 1 * d, d की वैल्यू कितना है आपका, तो d की वैल्यू हो गया 3, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर लो, तो 2799 - 102 कर दो 1002, तो 2799 में से 1002 को आप सब्ट्रैक्ट करो, तो 9 - 2 करोगे तो 7, दिस वन इज 9, ये हो गया 7, और ये क्या मिलेगा आपको 1797 इक्वल्स टू n - 1 * 3, तो यहाँ से आप 3 से डिवाइड करो इसको, तो n - 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 1797/3, 3 से डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा ये 5, उसके बाद हो जाएगा 9, दिस वन इज 9, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 600 आ जाएगा, n का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 600, तो 600 क्या आ गया आपका यहाँ पर जो इससे डिविजिबल है, यानी n का वैल्यू 600 जो आया, यानी ये वो टर्म्स है जो 3 से डिविजिबल है। तो देखिए ये 3 से डिविजिबल के लिए आ गया, अब आपको क्या देखना पड़ेगा कि हमें 11 के डिविजिबल के लिए देखना पड़ेगा, 11 से जो डिविजिबल है वो क्या है, 11 से डिविजिबल के लिए बात करेंगे हम लोग, तो देखिए 11 से डिविजिबल के लिए हम लोग को फिर से फाइंड करना पड़ेगा कि 11 से डिविजिबल क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 11 से डिविजिबल के लिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, तो देखिए एक मिनट, तो यहाँ पर 11 से डिविजिबल हम लोग फाइंड करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखिए ये जो आया आपका, ये आ गया 3 से डिविजिबल के लिए, तो आप इसको ध्यान रख लो, तो डिविजिबल बाय 3 कितना मिला, तो डिविजिबल बाय 3 के लिए आपको मिल गया डिविजिबल बाय 3 में n का वैल्यू क्या मिला आपको 600, ठीक है, ये आ गया n का वैल्यू 600। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग डिविजन बाय 11, डिविजन बाय 11 देखते हैं कितना, डिविजन बाय 11 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डिविजन 11 में देखेंगे तो यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको कि कौन से टर्म 11 से डिविजन है, तो पहला टर्म लेते हैं हम लोग जैसे 1001, अब 1001 को देखोगे तो ये 11 से डिविजन हो जाएगा, क्योंकि 11 9 99 एंड दिस वन इज कैंसिल हो जाएगा, तो 1001 हो गया। फिर आप देखोगे तो 1001 के बाद अगर आप नेक्स्ट टर्म देखोगे तो ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट टर्म पता करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1012 हो जाएगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 11 9 जा 99 और 2 22 आ जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। लास्ट टाइम आपको पता करना पड़ेगा, तो लास्ट टाइम पता करने के लिए बहुत बेसिक चीज है, क्या करेंगे आप कि इस 11 से 2800 में डिवाइड कर लो और देख लो कि कौन सा टर्म्स आएगा, तो बहुत ही बेसिक तरीके से आप सॉल्व करो इसको, तो 2800 को 11 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको 2, ये आ जाएगा 22, दिस वन इज 6, 55 और ये हो जाएगा 50, तो कितना हो गया 40, यानी यहाँ पर 44 आया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 6, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ 2800 से 6 पहले जो होगा टर्म्स वो आपका क्या होगा 11 से डिविजल होगा, तो इससे पहले 2800 से पहले कौन सा टर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2794, 2794 जो टर्म्स होगा वो डिविजल हो जाएगा, आप डिवाइड करके देख लो, आप 11 2 जा 22,
5 आ जाएगा, 11 5 जो 55, 4 आएगा, फिर 11 4 जो 44। तो यानी ये कैंसिल हो जाएगा आपका। इसका मतलब क्या समझे कि इस तरह से आप सॉल्व कर लिया करो। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है कि आप एकदम सोचे जा रहे हो कि क्या होगा नहीं होगा। आप सिंपल इस तरह से सॉल्व कर लो, आपको आ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए, इसको हम लोग क्या किए कि हमारा ये फर्स्ट टर्म ये सारा चीज आ गया। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग इसमें टर्म्स पता कर लेते हैं। तो टी एन इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे आप, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, टी एन है 2794 इज इक्वल्स टू ए हो गया 1001 प्लस एन माइनस वन इंटू डी के वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डी के वैल्यू हो जाएगा आपका 11। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो 2794 माइनस 1001 कर दो। तो देखो माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 4 माइनस 1 करोगे 3, ये हो जाएगा 9 7 और ये क्या मिलेगा आपको 1, 1793 इज इक्वल्स टू कितना हो गया n माइनस वन इंटू 11। नाउ 11 से इसको डिवाइड करो, तो 11 से इसको डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा 163, 163, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 164। तो देखिए n का वैल्यू कितना आ गया 164, यानी डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11 के लिए कितना आ गया आपका, तो डिविजिबल बाय 11 के लिए आ गया आपका 163, n इक्वल्स टू 164। n का वैल्यू कितना आ गया 164 आ गया। अब हम लोग को क्या देखना होगा यहाँ पर कि 3 और 11 की बात हो गया, अब हम लोग को देखना होगा 33 से डिविजिबल। तो देखिए 33 से आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं जो 33 से डिविजिबल है, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को देखना है क्या है, तो देखिए यहाँ पर है आपका डिविजिबल बाय, देखेंगे हम लोग 33। तो डिविजिबल बाय 33 के लिए हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो डिविजन बाय 33 के लिए देखोगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म देख सकते हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो आपको पता करने की जरूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंसेस का कितना होगा 33 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट टर्म पता करना आपको, तो लास्ट टर्म पता करने के लिए क्या कर सकते हो, 2800 में 33 से डिवाइड कर दो। तो 33 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा ये, यहाँ पर देखोगे तो कितना टाइम जाएगा, 9 3 जा 27, 9 8 8 से 24, 8 3 जा 24, 8 से जाएगा ये, तो 24 और दिस वन इज 264, तो आ जाएगा 6 और ये मिलेगा आपको 2 एंड दिस वन इज 2 नहीं मिलेगा 1 और ये कैंसिल हुआ 160। 160 में फिर से डिवाइड करो तो 33 को 5 से नहीं जाएगा ये 4 से। ठीक है, 4 से करोगे तो क्या मिलेगा, ट्वेंटी एट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो ये डिजिट है 2800 में से 28 हटा दो तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो इसका डिविजल होगा। तो 2800 में से अगर 28 को माइनस करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो देखिए 2800 में से 20 इसको 28 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 72, तो 2772। ठीक है, 2772, 2772 जो होगा ये 33 से डिविजल होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो बेसिकली यहाँ पर डिविजल बाय 33 की बात हो रहा है, तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2772 इज इक्वल्स टू 1023 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 33। ना इसको माइनस कर दो तो कितना मिलेगा, 12 में 3 जाएगा 9 और यहाँ से आपको आ जाएगा 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 0 7 एंड 1 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 33। तो देखिए अब 33 से आप क्या करो, इसको डिवाइड करो तो कितने टाइम जाएगा ये, यहाँ से देखोगे तो 5 टाइम जाएगा 5, क्योंकि 5 3 जा 15 एंड 165। फिर आप देखोगे तो ये 3 टाइम जाएगा तो यहाँ से मिलेगा n माइनस वन, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 54। तो यानी n का वैल्यू 54 आ गया। अब यहाँ पर क्या देखे आप कि देखिए डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, यहाँ पर देखोगे 33, ये कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 54। अब इसमें बोला था कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन अदरवाइज आप सॉल्व तो कर ही सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ये जो डिविजल बाय 3 और बाय 11 की बात हो रहा था, तो इसके आंसर क्या होंगे। तो देखिए डिविजल बाय 3 और 11 की बात किया गया, तो डिविजल बाय 3 कितना आपका 600 प्लस 11 कितना है 164 माइनस क्या करोगे 54। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 764 माइनस 54, तो आंसर कितना हो जाएगा 710, 710 इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा से मतलब कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी क्वेश्चन में कोई खास ये नहीं बात है, अब सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ ही जाएंगे।
तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, बहुत ही बेसिक सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 3 टर्म्स दे दिया गया, 3 कॉमन टर्म्स का बोला गया और 3 कॉमन टर्म्स का बोला गया कि सम क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ से समझिए कि अगर आप यहाँ पर द सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी, यहाँ पर ले सकते हो ये एक सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस और ये एक सीक्वेंस। अब इसमें क्या बोला गया आपको कि इस तीनों का जो कॉमन टर्म्स होगा उसका सम चाहिए। एंड ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, यानी इजी से थोड़ा ऊपर है। जैसे हम लोग किए थे 2 टर्म्स कॉमन वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये 3 टर्म्स कॉमन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है बेसिकली कि 3 टर्म्स है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत आएगा। लेकिन ये इजी नहीं कह सकते, इसको मीडियम लेवल क्वेश्चन कह सकते हो, पर ये हार्ड भी नहीं है, ठीक है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है हम लोग का कि फर्स्ट टर्म पता करना एंड कॉमन डिफरेंस पता करना। जैसे ही फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आ गया तो बड़ा आसानी से पता कर लोगे कौन कौन सा टर्म। अब यहाँ पर कुछ कुछ बातों को समझो पहले। देखिए एक बात तो ये समझ लो, ये 2023 का क्वेश्चन है बेसिकली, तो आपको ये रिसेंट क्वेश्चन है। अब इस तरह क्वेश्चन क्या देख रहे हैं आपकी पूछा जा रहा है, तो मतलब आपको इसको फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है, देखिए इसका लास्ट टर्म क्या है 399, इसका लास्ट टर्म कितना है 359 और इसका लास्ट टर्म कितना है 197। यानी आपको यहाँ पर देखना है जो जितने भी आपको 3 से ज्यादा वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर 3 तक जाता है, 3 सीक्वेंस आपको दे रखा है, तो आपको क्या करना है जो सबसे लोएस्ट वाले जो होंगे ना उसको आप दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर कॉमन टर्म्स आया तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है ना कि तीनों में कॉमन, मतलब 197 से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ये उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यानी अगर तीनों में कॉमन जो लास्ट टर्म हो सकता है तो हो सकता है 197 होगा, जो नहीं कॉमन हो जाएगा, लेकिन अगर हो सकता है तो लास्ट टर्म कॉमन यही हो सकता है। ये दोनों तो कॉमन कभी नहीं होगा क्योंकि कोई चांस ही नहीं है ये इससे आगे बढ़े। तो इसका मतलब अगर लास्ट टर्म पॉसिबल है तो ये क्या हो सकता है 197 होगा। मतलब आपको ये बात दिमाग में लेके चलना है। तो पहली बात ये समझ गया। दूसरी बात है कि हम लोग को यहाँ पर तीनों कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं, समझिए कैसे होगा। तो पहला आपका 3, 7, 11, 50 और इस तरह से जा रहा है 399 तक। तो इसका अगर देखोगे तो इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस देखो तो 7 माइनस 3 यानी कितना हो गया 4। ये पहला हो गया कॉमन डिफरेंस। नाउ दूसरा सीक्वेंस क्या है आपका, दूसरा सीक्वेंस है 258 डॉट 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 359। now इसको आप देखो, इसमें देखोगे तो इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस देखोगे तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 मतलब कितना हो गया 3। फिर तीसरा सीक्वेंस आपका, तीसरा सीक्वेंस जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट 197। इसका अगर कॉमन डिफरेंस देखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस देखो 7 माइनस 2 यानी कितना हो गया 5। मैं आपको बताए थे अगर आपको कॉमन टर्म्स पता करना है तो जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा, यानी इस तीनों का जो कॉमन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इस तीनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, टेक एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे 4 का, 3 का और 5 का। तो 4, 3, 5 का एलसीएम ले लो। तो देखिए यहाँ पर 4, 3, 5 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 60 आ जाएगा। यानी जो कॉमन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना बन जाएगा 60। अब एक बात ये आपको समझ में आ गया। देखिए ये पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे, यहाँ पर 3 है तो भी बताएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो ये और आपके लिए आसान हो जाता है चीजें। तो आप ये तरीका जरूर यूज करा करो जब भी आपको कॉमन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अब हमारा काम क्या है यहाँ पर कि टर्म्स पता कर लेना कि भाई इसमें कौन कौन से टर्म्स है, जो कितने टर्म्स है जो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर कॉमन है, तीनों के अंदर कॉमन है। ये आपको पता करना पड़ेगा। पहला टर्म पता करना सबसे मेन है इसमें। फर्स्ट टर्म आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगा पता करने में और इसीलिए क्वेश्चन को पूछा जाता है, और कोई बात नहीं है इसमें, कोई खास इतना कुछ नहीं होता। तो आपको फर्स्ट टर्म पहले पता करना पड़ेगा। अब उसमें क्या है, कई बार क्या है कि आपको जल्दी फर्स्ट टर्म मिलेगा, कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपको लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको लिखते चले जाएंगे और देखेंगे कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है। जब फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा तो उसके बाद हम लोग कॉमन डिफरेंस के थ्रू पता कर लेंगे कि लास्ट टर्म क्या हो सकता है। और लास्ट टर्म के लिए आप ये भी दिमाग में रखना है आपको कि 197 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबसे लोएस्ट यही है तीनों में, तो इसके ऊपर नहीं जा सकते हम लोग। अब इसका फर्स्ट टर्म पता करने के लिए देखिए ये आगे बढ़ेगा 15 जाएगा, 17 जाएगा, सॉरी 15 है, 15 के बाद कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो ये जो है इसमें 8 आएगा, 11 आएगा, इस तरह से। इसमें देखोगे तो 17 है, इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब इसमें पहला टर्म कैसे होगा, क्या होगा समझो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करके इसको थोड़ा आगे तक लिखना पड़ेगा आपको। जैसे इसको मेहनत करके क्या लिखना पड़ेगा, देखिए 15 है तो 15 से अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं तो ये क्या मिलेगा आपको, जैसे 19 आ जाएगा, है ना, 19 हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 23 आ जाएगा, 23 के बाद ये 27 आ जाएगा, 27, फिर इसके बाद 31 एंड देन यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 31 के बाद फिर 35, दिस वन इज 39, फिर 43, फिर 47, फिर 51, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ क्योंकि यहाँ पर तुरंत तो मिल नहीं रहा आपको टर्म्स। अब ये कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
अब इसमें भी देख सकते हो आप कि इसका क्या होगा। तो देखिए अब ये छोटा मोटा टर्म्स मत देखो थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा आगे बढ़ रहा है। इसमें भी देखो ये 17 है, 17 तक तो कॉमन है नहीं, इसका मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। इसमें 17 में देखोगे तो इसमें क्या होगा, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो यानी बेसिकली इसका देखेंगे तो 17, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, ये कितना हो जाएगा, ये 21 होगा। फिर इसका 26 आएगा, 31, इसके बाद आ जाएगा आपका 31 के बाद आ जाएगा 36, एंड देन 36 के बाद आएगा 41, फिर 40, ठीक है ना, 17 के बाद 5 है डिफरेंस, नो ये रॉन्ग है। आपको यहाँ पर 17 के बाद जो आएगा वो आएगा 22, फिर आएगा 27, फिर आएगा आपका 31, फिर आएगा 36, फिर आएगा 41, एंड देन 47, एंड देन ये आ जाएगा 47 और 3 50 एंड 52। ठीक है, तो देखिए इस दोनों को अगर हम लोग देखें तो इसमें एक टर्म कॉमन मिल रहा है आपको, वो है 47। इस दोनों में 47 कॉमन है। आपको देख लेना है कि इसमें 47 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, तो आपको देखना होगा कि इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या 47 आएगा। तो देखिए 3 के अगर देखोगे तो 2 5 8 है ना, इस तरह से चलते चले जाओगे। तो 2 5 8 11, फिर 14 एंड इस तरह से आगे बढ़ोगे। तो ऑब्वियसली इसमें 33 36 39 42 इस तरह से बढ़ेगा। तो देखिए इसमें आ जाएगा आपका 11, फिर आएगा आपका 14 17 20, 20 के बाद आ जाएगा आपका 23 26 एंड देन 29, एंड इस तरह से आगे बढ़ोगे तो आई थिंक 29, फिर आ जाएगा आपका 32 35 38 आ जाएगा, 41 भी आएगा, 41 इस तरह से आगे बढ़ोगे तो फिर आई थिंक ये 47 इसमें आएगा। ठीक है, इस सीक्वेंस में 47 आएगा। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, अगर ये ज़्यादा लिखना पड़ रहा है तो इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस पता ही आपको, फर्स्ट टर्म पता ही है, तो आप यहाँ पर इसको 47 को लेकर के n का वैल्यू निकाल लो। अगर n इंटीजर आ जाता है मतलब ये है। चलो हम चेक कर देते हैं यहाँ पर। जैसे इसको 47 ले लिए, ये इसका कितना है 2 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना हो गया 3, तो 47 माइनस 2 कितना हो गया 45 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। अब यहाँ से 3 से इसको कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 15, तो n की वैल्यू 16, यानी ये 47 इसमें जरूर है। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, दो को हम लोग दो में देख लिए कि भाई ये 47 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या इनफैक्ट इसमें भी चाहते तो इस तरह से चेक कर सकते थे आप, इस तरह से आप चेक कर सकते हो इसमें भी कि 47 होगा या नहीं होगा। तो पहला टर्म 47 मिल गया आपको, 47 यहाँ भी मिल गया, 47 यहाँ भी मिल गया, तीनों सीक्वेंस के अंदर 47 है, यानी इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 47 होगा। जब कॉमन टर्म्स का हम टर्म निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 47 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इन बातों को पहले आपको ध्यान रखना होगा, तो पहले आप इसको ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं कि हम लोग कॉमन टर्म्स पता करते हैं। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आगे सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आगे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका फर्स्ट टर्म तो 47 हुआ, क्योंकि हम कॉमन टर्म्स देख रहे हैं हम लोग, कॉमन टर्म्स। अब अगर 47 हुआ तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा भाई, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 47 में 60 ऐड करो, जो कॉमन डिफरेंस 60 है, तो 47 में 60 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 107 होगा। फिर नेक्स्ट टर्म और देखो, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 167 होगा। तो यहाँ पर देखिए 47 आया, 107 आया, 167 आया। अब इसके बाद आप ऐड करोगे तो ये क्या होगा 197 को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि हमारा लास्ट टर्म क्या हो सकता है 197 हो सकता है, क्योंकि इसके आगे बढ़ेंगे तो 47 अगर आप लेते हो तो 107 फिर 167, कैसे लिखे हम लोग, कॉमन डिफरेंस 60 है, ऐड करते चले जाओ, तो 47 107 फिर 167। अब इसके बाद देखोगे जैसे ही आप 60 इसमें ऐड करोगे तो ये 197 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हमें अब इसके आगे नहीं बढ़ना है। तो बेसिकली हमारे पास क्या आया 3 टर्म्स आया, तो यानी ये तो क्वेश्चन और आपको आसान हो गया। फिर तो इसका सम आप फाइंड कर लो, तो सम फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको बोला गया सम ऑफ द कॉमन टर्म्स बोला गया था, तो 47 प्लस 107 प्लस 167। ठीक है, ना अब इसको क्या करो ऐड कर लो। तो यहाँ पर अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21, 7 प्लस 7 प्लस 7 तो कितना हो गया 21। ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12। नाउ इसके बाद आ जाएगा 1 1 2 प्लस 1 3, यानी 321 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इसका समेशन का वैल्यू कितना हो गया 321, ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया।
तो बेसिकली क्या समझे इस क्वेश्चन में कि देखिए कॉमन टर्म्स वाले क्वेश्चन, एक 2 वाला भी पूछा, वो भी 23 का क्वेश्चन था, 3 टर्म्स वाला भी पूछा, ये भी 23 का था। लेकिन यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। पहले में क्या है, थोड़ा सा आपको वहां पर इसलिए आसान हो गया क्योंकि वहां 2 कॉमन टर्म्स की बात हो रहा था, यहाँ पर क्या है 3 कॉमन टर्म्स की बात हो रहा है। तो देखिए आपको थोड़ा मेहनत क्या करना पड़ेगा, ये पता करने में कि फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म आपको जैसे पता चल जाएगा उसके बाद आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन कह सकते हो इसको। और अगर आप इसको ध्यान रखते हो तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कि बोला गया लेट S1 S2 S3 dot S10 respectively with the sum to 12 terms of 10 AP whose first term are 1 2 3 dot 10 and the common difference are this one respectively, then summation of I equals to 1 से 10 SI, यानी सम ऑफ I फाइंड करना है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से मीडियम लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्यों मीडियम लेवल क्वेश्चन है समझिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो S1 S2 S3 S10 जो है रेस्पेक्टिवली विद द सम ऑफ 12 टर्म्स, यानी जो आप 10 सम निकालेंगे वो 12 टर्म, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12 है। अब बोला गया है ऑफ 10 AP, 10 AP मतलब 10 तरह के AP है बेसिकली, यानी 10 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस बनाया गया है AP का, जिसका क्या करना है आपको सम निकालना है। और हर एक सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं 12 टर्म्स है। अब आपको बोला गया व्हिच फर्स्ट टर्म, यानी आप जो सीक्वेंस बनाओगे, जैसे पहला सीक्वेंस बनाओगे AP का, उसका फर्स्ट टर्म आप 1 लोगे या 2 लोगे या 3 या 1 से लेकर के 10 तक में कुछ भी ले सकते हो आप। फिर बोला गया कॉमन डिफरेंस जो होगा इसका 1 से लेकर के 19 तक में कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो ये जो जितने भी आपका S1 S2 S3 आ रहा है उस सभी को अगर सम करते हैं तो वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए देखिए कि यहाँ पर आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप अलग अलग सीक्वेंस फाइंड करने जाओगे या 10 सीक्वेंस बनाओगे, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ये जो आपको फर्स्ट टर्म की जो बात किया गया है इसका फर्स्ट टर्म किस सीक्वेंस में है, तो अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है 1 2 3 डॉट 10, यानी अगर हम देखें तो है ये भी टर्म जो लिखा हुआ है AP में है, तो मतलब ये हम लोग पता कर लेते हैं कि इसका जनरल टर्म क्या होगा, और उस जनरल टर्म को हम लोग क्या मान लेंगे, उसका फर्स्ट टर्म मान लेंगे। अब वो 1 से 10 तक जाए या 20 तक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 1 से 10 तक बोला है तो 1 से 10 तक हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखो ये जो टर्म दे रखा है आपको, ये टर्म भी क्या है, अगर ये टर्म को भी देखोगे तो आपको ये AP में ही है ना। इनफैक्ट देखोगे तो नेचुरल नंबर हो गया और ये क्या है ऑड टर्म के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग जनरल टर्म पता कर लेंगे, और हमारा फर्स्ट टर्म जनरल के फॉर्म में आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी जनरल के फॉर्म में आ जाएगा। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका समीशन फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारा सम आएगा वो कितना आएगा, यानी जनरल सम। फिर जो जनरल सम आएगा, क्योंकि एक एक करके आप निकाल नहीं सकते, तो जनरल सम निकालने के बाद फिर क्या करोगे आप, यहाँ पर उसका समेशन निकाल दोगे एंड आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको अगर सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे यहाँ पर पहला जो टर्म है फर्स्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट टर्म आपको क्या दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो है 1 2 3 डॉट डॉट 10 दिया है आपको, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग जनरलाइज करें, इसका जनरलाइज करें कि क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म जो होगा 1 2 3, क्योंकि ये AP में है तो देखिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, तो इसको आप कुछ भी मान सकते हो, n मान लो, n मत मानना क्योंकि n जो है नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको m मान सकते हो, k मान सकते हो, कुछ भी मान लो इसको मान लिए m, ठीक है। जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। इसका लास्ट टर्म मतलब आप जनरल टर्म कोई भी फाइंड करोगे तो m के फॉर्म में आएगा। अब m के वैल्यू 1 रखो तो 1 मिलेगा, 2 रखो 2 मिलेगा, 3 रखो 3 मिलेगा, और आप 10 रखो तो 10 मिल जाएगा। तो यानी फर्स्ट टर्म कितना हो गया हमारा, m हो गया, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी बात है, ये हमारा ये हम लोग कर लिए। अब यहाँ पर है कि भाई इसका जो ये दे रखा है कॉमन डिफरेंस, तो देखिए कॉमन डिफरेंस किस फॉर्म में दे रखा है, तो अगर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे आप तो कॉमन डिफरेंस जो दे रखा है आपको दे रखा है 1 3 5 है ना, डॉट डॉट 19 दे रखा है। तो देखिए 1 3 5 अगर 19 दिया है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कॉमन डिफरेंस है किस फॉर्म में, ऑड फॉर्म में है, यानी ऑड नंबर है ये। तो ऑड नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑड नंबर के बारे में आप जानते होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2m-1, ठीक है, 2m-1 लिख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर इस चाहो तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, लेकिन ऑड नंबर हम लोग जानते हैं। देखिए इवन नंबर को हम लोग 2m लिखते हैं, ऑड नंबर को या तो 2m-1 या 2m+1 लिख सकते हो। इसके अलावा जो आपका सिंपल नंबर नेचुरल नंबर के फॉर्म में होता है उसको हम लोग m लिख देते हैं। ये तीनों चीज आप ध्यान रख सकते हो, बहुत ही बेसिक सी बात है। अब ये देखिए ये m हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसका 2m-1। जैसे m के वैल्यू 1 पुट करो तो 1 मिलेगा, 2 पुट करो 3 मिलेगा, 3 पुट करो 3 2 जा 6 -1 5 मिलेगा, इस तरह से चलेगा। और m का वैल्यू 10 पुट करो तो कितना होगा 19, क्योंकि आपके मन में ये सवाल आएगा कि हम लोग 2m+1 भी तो लिख सकते थे, तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए
2m प्लस 1 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, m का वैल्यू 10 पुट करोगे, 10 2 जा 20, 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। तो क्योंकि हमें तो जाना तो 10 तक है, तो इसीलिए आप 2m माइनस 1 ले लेना, तो यहाँ पर 2 इंटू 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा। और ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो देखिए ये कॉमन डिफरेंस जनरल हो गया और ये हमारा फर्स्ट टर्म जनरल हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, जनरल समेशन फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ टर्म, यहाँ पर सम निकाल लेते हैं हम लोग, जनरल सम निकालते हैं। तो जनरल सम जो होगा SM, ये कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका टोटल टर्म्स कितना है, कितना ये कितना बोला आपको 12 टर्म्स के लिए, कितना बोला है 12 टर्म्स के लिए, ये बोला है कि 12 टर्म्स के लिए आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे 12/2, ठीक है। आप फॉर्मूला जानते हो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/2 इंटू 2a, तो 2a, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर m, तो 2m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए n कितना है इसका 12, तो 12 माइनस 1 इंटू डी, डी के वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डी के वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 2m माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया। तो फिर से एक बार समझ लो, यहाँ पर हम लोग क्या किया n/2, तो टोटल टर्म कितना 12/2 इंटू 2a, तो a क्या है इसका m, तो 2m हो गया प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी, डी के वैल्यू क्या हो गया 2m माइनस 1। ना इसको आप सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगा 6। अब यहाँ पर देखोगे तो कितना हो गया 2m प्लस ये 12 माइनस 1 कितना होगा 11, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 2 जा कितना हो जाएगा आपका 22m माइनस ऑफ 11, ठीक है। ये आ जाएगा 12 माइनस 11 आया, 11 से मल्टीप्लाई करोगे 22m माइनस ऑफ कितना हो जाएगा आपका 11। तो यहाँ से आपको क्या मिला, समेशन जो मिला, जो कि आपको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे हम लोग, तो समेशन आप बोल सकते हो समेशन ऑफ m टर्म्स, ये कितने मिल गया आपको 6 इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 24m, 24m माइनस 11, 24m माइनस 11। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, तो 24 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 144, 144m माइनस ऑफ 66, ठीक है। तो देखिए ये समेशन आपको मिल गया। अब ये जो समेशन आ गया ये जनरलाइज समेशन आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग m के वैल्यू चेंज करेंगे और ये हमें S1 S2 S3 इस तरह से मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें कितने टर्म का सम निकालना है 10 टर्म्स का। तो मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर समेशन फाइंड करेंगे इसका कि 10 टर्म्स का समेशन क्या होगा। तो पहले आप इसको ध्यान रखो, यहाँ पर हम लोग क्या किए फिर से समझ लो कि ये जो टर्म्स लिखा हुआ था इसका हम जनरलाइज फॉर्म में लिख लिए हम लोग, दैट इज m, क्योंकि नेचुरल नंबर के फॉर्म में, ये ऑड नंबर के फॉर्म में, तो ये हो गया 2m माइनस 1। कल को ये इवन नंबर के फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया तो उस केस में आप 2m ले लेना, 2m माइनस 1 नहीं लेना, 2m ले लेना इवन टर्म्स के लिए। और फिर आप इस तरह से सॉल्व कर लेना, जितना भी टर्म्स दे रखा है 12 दिया है, हो सकता है नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो पूछा जाए तो उसमें 20 दे दिया जाए, 20/2 कर लेना। फिर इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपको सम ऑफ टर्म्स आ जाएगा। तो ये जो आया ये जनरलाइज है। अब हम लोग क्या करना है, हमें यहाँ पर है S1 S2, ये जो S1 से S10 तक लिखा हुआ है इस टोटल का क्या चाहिए समेशन चाहिए, यानी सबको ऐड करना है। तो भाई आप यहाँ पर क्या करो 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, S1 से S10 निकाल लो, फिर ऐड कर दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन उतना मत करो, यहाँ पर सिंपल तरीके से थोड़ा सा जाओ, जो कि समेशन का वाला प्रोसेस होता है जो कि आप जीपी सीक्वेंस में भी पढ़े होंगे, तो उसको हम लोग यूज कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए इसमें जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो क्या होगा, तो जब आप फर्दर सॉल्व करोगे बेसिकली तो यहाँ से समझिए, तो हमें जो निकालना है वो क्या है समेशन। देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है समेशन लिखा हुआ है, तो समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से 10 है। तो यहाँ पर ये i की जगह हम लोग i की जगह हम लोग m ले लेते हैं, क्योंकि हम m एज्यूम कर लिए हैं यहाँ पर। तो m इक्वल्स टू 1 से 10 और ये हो जाएगा आपका 144m माइनस 66, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए समेशंस के लिए आप पढ़े होंगे, इसको समेशंस के फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 इंटू समेशन ऑफ m, ठीक है, और माइनस ऑफ ये हो जाएगा समेशन ऑफ 66, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या सम ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 144, ये हो जाता है m इंटू m प्लस 1/2 माइनस ऑफ ये 66 है, तो 66 को कितने टाइम लिखना है m टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66m। ना अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से ये कितना हो जाएगा आपका 72, 72 इंटू, अब देखिए m का वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, तो आपको कहाँ से कहाँ तक बोला गया था 1 से 10 तक, तो 10 पुट करो, जो भी बोला जाएगा 10 बोला गया 20 बोला गया तो उसके अकॉर्डिंग पुट कर लेना। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपका 66 इंटू 10, ठीक है, ये आ गया ना। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो और आप इसको देख सकते हो कि आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फाइनली आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आप इसमें से जो कॉमन ले सकते ले लो, है ना। ये 11 इंटू 10 ये हो जाएगा 110, बाहर यहाँ पर मिल जाएगा आपको 72,
माइनस ऑफ, यहाँ पर ये बच जाएगा आपका कितना 6, माइनस ऑफ 6 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110 माइनस 72 में से 6 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 66, ठीक है, 66 आ जाएगा। 66 आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 11 6 जा 66, 11 6 को करोगे तो 66 मतलब 7260, ये फाइनल आंसर हो गया। तो बेसिकली क्या समझे, देखिए इस क्वेश्चन को आप मीडियम लेवल क्वेश्चन क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये सब जो प्रोसेस हुआ वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप अगर इसको प्रैक्टिस करके जाते हो तो कल को थोड़ा बहुत अगर मॉडिफाई किया गया तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मॉडिफिकेशन के लिए आप हमेशा रेडी रहो, मतलब आपको थोड़ा बहुत तो मॉडिफाई करेगा ही करेगा। तो वहां पर ये जो पैटर्न है, बस पैटर्न को पकड़ो, आप इस पैटर्न के ऊपर ध्यान रखो कि ये पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कभी भी अगर थोड़ा बहुत चेंज भी किया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर दोगे। और पीवाईक्यू बनाने का यही फायदा होगा कि अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हो, प्रोसेस को ध्यान रखते हो, तो आपको बहुत ही आसानी से आगे के जो क्वेश्चन, जब नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बन जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखो, नोट कर लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये भी एपी के क्वेश्चन है, 2023 का ही क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें आपको क्या बोला गया है समझिए। इस क्वेश्चन बोला गया कि इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 8 है, फर्स्ट टर्म 8 दे रखा आपको। इसके अलावा बोला गया कि ये सीक्वेंस एपी में है सब। उसके बाद जो नेक्स्ट बात बोला गया इसमें कि देखिए सम ऑफ इट्स फर्स्ट फोर टर्म इज 50, सम ऑफ इट्स फर्स्ट फोर टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट फोर टर्म्स की बात किया गया, फर्स्ट फोर टर्म्स फर्स्ट की बात किया गया, एंड ये वैल्यू कितना है 50 है। फिर बोला गया सम ऑफ लास्ट फोर टर्म इज 170, लास्ट फोर टर्म इज 170, देन द प्रोडक्ट ऑफ, ये तो प्रोडक्ट वगैरह निकल जाएगा। अब यहाँ पर यह है कि आपको क्या पता क्या करना है, जैसा आप ये सॉल्व करते हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग करने क्या वाले हैं और हमें क्या जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा चीज है वो ये है कि आपको दो बात पता नहीं चलेगा यहाँ से, यह दो चीज इसमें नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है, एक ये नहीं पता है कि जो सीक्वेंस बनेगा इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और दूसरा ये सीक्वेंस कितना है, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है ये भी नहीं पता, क्योंकि भाई आपको निकालना क्या है, मिडिल टू टर्म्स का प्रोडक्ट। अब मिडिल टू टर्म्स का प्रोडक्ट निकालने, मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, नहीं पता है, इसका मतलब हमें एन पता करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें क्या पता करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मिडिल टर्म का प्रोडक्ट कर रहे होगे तो उस टाइम में आपको कॉमन डिफरेंस की जरूरत तो पड़ेगा। तो इसीलिए हमें ये दो बात को सॉल्व करना है। अब इस चीज को आप दिमाग में फिट कर लिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब से क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए, अब जब एपी का सीक्वेंस लिखते हो तो उसको क्या लिखते हो, पहले ये समझो। जब भी आप एपी का सीक्वेंस लिखते हो तो ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ठीक है, इस तरह से आप लिखते हो। फिर डॉट 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 इस तरह से चलते जाते हो। अब लास्ट टर्म क्या लिखते हो आप, ए एन, यानी आप लास्ट टर्म को ए एन लिखते हो, टी एन भी बोलते हैं उसको, या ए एन बोलो, तो आप ए एन लिखते हो। अब सोचो अगर ये लास्ट टर्म को हम ए एन लिखें, ठीक है, लास्ट टर्म हमारा ए एन है, तो उससे पीछे क्योंकि हमें लास्ट फोर टर्म भी चाहिए, तो इसीलिए आपको ये बात समझना पड़ेगा। देखिए ए एन तो लास्ट टर्म होता है, ये सब लोग आप जानते होंगे। तो इससे पीछे वाला कौन सा टर्म होगा, ए एन माइनस वन होगा। इससे पीछे कौन सा टर्म होगा, तो ए एन माइनस टू होगा। और इससे भी पीछे कौन सा टर्म होगा, तो ए एन माइनस थ्री होगा, ठीक है। यानी जो लास्ट फोर टर्म्स होगा वो क्या होगा आपका, ये होगा ए एन माइनस थ्री, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस वन, ए एन। और ये समझना बहुत ही आसान है, आप लास्ट टर्म ए एन तो लिखते ही हो, तो उससे पीछे वाला टर्म उससे एक कम, उससे पीछे वाला टर्म उससे एक कम, उससे पीछे वाला टर्म उससे एक कम। जैसे यहाँ पर देखो ये ए प्लस थ्री डी है तो उससे कम ए प्लस टू डी है, उसके पीछे कौन है, ए प्लस डी है, इससे पीछे कौन है, ए है। तो सिमिलरली आपको लास्ट को भी ऐसे ही ऑपरेट करना होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कि क्वेश्चन में बोला गया कि जो फर्स्ट फोर टर्म्स है, फर्स्ट फोर टर्म्स, इसका सम कितना दे रखा आपको 50, मतलब कि अगर ये चारों टर्म को हम ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना है, यहाँ पर 50 है। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर सभी को ऐड कर दो। तो पहले जो दे रखा आपको सम फर्स्ट फोर टर्म्स का, फर्स्ट फोर टर्म्स का सम, तो फर्स्ट फोर टर्म्स का अगर आप सम फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 50। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फोर टर्म्स का सम। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना मिलेगा आपको, ये 1 2 3, दिस वन इज 4a प्लस, और ये कितना मिलेगा आपका 5d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50। नाउ इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, a का वैल्यू देखिए फर्स्ट टर्म आपको 8 दे रखा है, तो 4 इंटू 8 प्लस 5d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ से देखो तो 5d की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 50 माइनस 32 तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू एट 32, एंड दिस वन इज 3 प्लस टू, सॉरी 6d होगा यहाँ पर, 5d नहीं होगा 6d होगा। तो ये हो गया 6d। तो आपको 6d इक्वल्स टू कितना हो गया 18, तो d के वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो d के वैल्यू आपको आ जाएगा 3। तो 6 से
18 एंड डी के वैल्यू आपको क्या मिल गया 3 मिल गया। यहाँ से डी के वैल्यू आपको 3 पता चल गया। तो देखिए एक कंडीशन जो दे रखा था उस कंडीशन को आपने सॉल्व किया तो आपको क्या मिला डी की वैल्यू मिला, लेकिन हमें अभी भी एन चाहिए, ठीक है। पर एन निकालने के लिए आप वो लास्ट वाले को यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर एक और कंडीशन क्या दे रखा है कि लास्ट फोर टर्म का वैल्यू कितना है 170, लास्ट फोर टर्म का वैल्यू 170 दिया आपको। इसका मतलब हमें लास्ट फोर टर्म को भी ऐड करना चाहिए। तो देखिए अब तो पहले इसको ध्यान रख लो। अब हम लोग देखते हैं कि अगर लास्ट फोर टर्म्स को हम करें तो क्या होगा। लास्ट फोर टर्म्स की बात करते हैं तो देखिए लास्ट फोर टर्म्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या मिलेगा। तो देखिए लास्ट फोर टर्म्स में जो आपको दे रखा है वो क्या हो जाएगा हमारा ए एन माइनस थ्री प्लस ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन इज इक्वल्स टू कितना दिया आपको 170। नाउ ध्यान से देखो इसको सॉल्व करो। इसमें है क्या ए एन माइनस थ्री, ए एन माइनस थ्री मतलब देखिए आप टी एन का फॉर्मूला जानते हैं। टी एन फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब यहाँ पर समझिए टी एन लिखो या इसको आप चाहो तो ए एन भी बोल सकते हो, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टी एन को आप ए एन भी बोल सकते हो। ए एन बराबर क्या बोल सकते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब इसी बात को हम लोग यहाँ पे क्या करने हैं यूज करने वाले हैं। तो देखिए ए एन माइनस थ्री को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी। फिर ए एन माइनस टू क्या लिख सकते हैं आप ए प्लस एन माइनस टू माइनस वन इंटू डी। फिर ए एन माइनस वन को आप लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ए एन को क्या लिख सकते हो आप ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ से ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 170। ना यहाँ से क्या समझे देखिए ए एन जब निकालते हो तो क्या करते हो आप एन है तो एन में से वन घटाते हो। इसी तरह से अगर एन माइनस थ्री है तो एन माइनस थ्री माइनस वन हो जाएगा, एन माइनस टू है तो एन माइनस टू माइनस वन होगा, एन माइनस वन है तो एन माइनस वन माइनस वन होगा। तो जो भी दे रखा है उसमें से वन को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4a प्लस डी कॉमन ले लो क्योंकि डी सभी में है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एन 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 और एन कितना हो जाएगा 4n, ये आ जाएगा 4n, ठीक है। अब सबको ऐड कर लो। ये कितना हो गया माइनस फोर, दिस वन इज माइनस थ्री तो कितना हो जाएगा माइनस सेवन माइनस टू कितना हो गया माइनस नाइन और वो माइनस वन यानी माइनस टेन। तो ये मिल जाएगा 4n माइनस टेन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 170, है ना। यहाँ पर हम क्या किए आप चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो, इसको पूरे को सॉल्व करके आप लिख सकते हो इस तरह से, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। 4a तो ये हो गया, डी कॉमन ले लो, एक एन दो एन तीन एन चार एन तो 4n लिखो और ये माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू और माइनस वन ऐड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस टेन। अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू आपको पता है, एक वैल्यू कितना हमारे पास 8, तो 4 इंटू एट ये आ गया। अब हम लोग को डी के वैल्यू भी पता है, तो देखिए डी के वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे तो डी के वैल्यू कितना आया था 3 आया था। तो डी के वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 3 यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एन निकालना है। तो डी के वैल्यू आप 3 पुट कर दोगे तो 3 इंटू फोर एन माइनस टेन इज इक्वल टू कितना हो गया 170, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा। अब इसकी जरूरत नहीं है तो समझो यहाँ से कि देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा ये 32, तो ये हो जाएगा 3 इंटू फोर एन माइनस टेन इज इक्वल्स टू 170 माइनस 32, ये आ जाएगा 170 माइनस 32 हो जाएगा ना। इसको माइनस कर लो 170 में से 32 जाएगा तो आपको मिलेगा 138 आ जाएगा ये, ठीक है। और इसको आप क्या करो 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दोगे तो 4n माइनस टेन का वैल्यू मिलेगा। तो ये कितने टाइम जाएगा 3 4 जा 12 एंड 46। तो देखिए 4n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका ये 56। 4n माइनस टेन है, 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 56। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा 14। 4 से इसको कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा ये 14 और ये n का वैल्यू 14 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस में कितने टर्म्स है टोटल 14 टर्म्स है। अगर 14 टर्म्स है इसका मतलब कि अगर हम इसका मिडिल टर्म की बात करें, क्योंकि बोला गया दो मिडिल टर्म होगा, हालांकि ये तो बोला गया तो दो मिडिल टर्म, तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आपको जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा 7th टर्म और 8th टर्म, क्योंकि जब आप 14 टर्म लिखेंगे तो उसके दो मिडिल टर्म होंगे, एक होगा 7th और एक क्या होगा 8th। तो आपको अब क्या करना होगा, देखिए आपको सब पता चल गया कि n का वैल्यू कितना है, a कितना है, d कितना है, सब पता है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो इसके मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म क्या समझे, टोटल 14 टर्म है तो मिडिल टर्म क्या होगा 7th टर्म होगा और 8th टर्म होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखते हो कि मिडिल टर्म की बात करते हैं, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म जो होगा वो दो मिलेगा आपको, मिडिल टर्म मिलेगा एक
7th एंड 8th, ठीक है, 7th एंड 8th टर्म, क्योंकि टोटल टर्म 14 है, टोटल टर्म 14 है, इसीलिए 7th एंड 8th मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मिडिल टर्म के वैल्यू करते हैं, तो A7 इंटू A8 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए A7 आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो A7 फाइंड कर लो। A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 6D। तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 8 प्लस 6 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 8 26, ठीक है। तो A7 का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 26 मिल गया। अब इसी तरह से A8 फाइंड कर लो, तो A8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A प्लस 7D। तो ये मिलेगा आपको 8 प्लस 7 इंटू 3, यानी 21 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 29। तो 26 यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 26 इंटू 29। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और देखो कितना आंसर आ रहा है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि इसको इसका वैल्यू कितना होगा। तो देख लो मल्टीप्लाई, देखो 29 26 9 6 जा 54, और ये जाएगा 12 प्लस 5 17, एंड दिस वन इज 9 2 80, और 2 2 जा 4 5 58। तो ये हो जाएगा 4 15 एंड 6 7 754। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 754। ये 754 इसका फाइनल आंसर होगा, और आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको प्रोसेस पर जो आप सॉल्व करते हो, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अगर ध्यान रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे मेन बात है कि आपको कुछ ऐसा नहीं बोला गया था कि ये फाइंड करो वो फाइंड करो, यहाँ पर सीधे बोला मिडिल टर्म्स फाइंड करो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें इसको फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो आपको फर्स्ट टर्म दे रखा था, इसका मतलब मिडिल टर्म पता करने, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता तो आप पता नहीं कर सकते मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पता करना था। दूसरी बात कि आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पता करना था, क्योंकि जब आप मिडिल टर्म अगर फाइंड करने जाओगे तो आपको कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगा, और इन चीजों को आप ध्यान रख करके सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता था। तो आप इसको ध्यान रखो, इस तरह के क्वेश्चन अगर जब आप पूछा जाएगा तो आप ये प्रोसेस लगाओगे तो आपसे क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये भी क्वेश्चन 2023 का ही है और एपी का क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि लेट A1 A2, ये एपी में तो बोला ही गया है। अब A5 का वैल्यू क्या दिया, 2A7, ठीक है। दो कंडीशन दे रखा है, ठीक है। एक कंडीशन है कि A5 का वैल्यू 2A7 है और A11 का वैल्यू 18 है। अब ये क्वेश्चन देखोगे तो मैक्सिमम बच्चे इसको क्या करते हैं, देख के ही छोड़ देंगे, ठीक है, देख करके ही नहीं बनाएंगे। और ये क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है कि आपको छोड़ना चाहिए। लेकिन रूट रूट की वजह से बच्चे छोड़ देते हैं कि भाई कैसे बनाया जाए। तो देखिए रूट के लिए तो हमेशा ध्यान रखो, हर जगह ध्यान रखो, ठीक है, कि आपको रूट दिखाई दे तो पहला दिमाग में एक ही चीज रखना है कि आपको रेशनलाइज करना चाहिए, ठीक है। और किसी एक को सॉल्व करो, एक को सॉल्व करो कि आपको आइडिया मिल जाएगा क्या होने वाला है यहाँ पर। तो आपको ये जो टर्म्स दे रखा है एपी में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एपी का मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म्स हैं उसके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। तो कॉमन डिफरेंस यानी यहाँ पर जो आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो इसमें कॉमन डिफरेंस का यूज पड़ेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिखता है तो ये प्रोसेस जो आपको बताने वाले हैं आप हमेशा यही लगाओगे, आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है 1/√A10 प्लस √A11, ये सारे टर्म जो दे रखा है, तो इन सभी के लिए हमें दो चीज की जरूरत है। देखिए पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगा एक कॉमन डिफरेंस का, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना ये होगा नहीं, क्योंकि हम जैसे रेशनलाइज करेंगे ये डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में आएगा। इसीलिए हमें वो चाहिए कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा। दूसरी बात हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो दो चीज हमें फाइंड करना है और उसके लिए दो कंडीशन यहाँ दे भी रखा है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर A5 इक्वल्स टू कितना दिया आपको, 2A7 दिया है। A5 का वैल्यू 2A7 दिया है ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, A5 का मतलब कितना हो जाएगा, A प्लस 4D, और 2A7 ये कितना हो जाएगा, A प्लस 6D, ये आ जाएगा आपका ना। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2A प्लस ऑफ 12D, 2A प्लस ऑफ 12D, और ये हो गया A प्लस ऑफ 4D ना। ए को इस साइड में ले आओ तो क्या मिलेगा आपको ए, और 4d माइनस 12 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 8d। तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 0, यानी a इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ 8d। ये हो गया पहली बात जो आप ध्यान रख सकते हो, a का वैल्यू माइनस ऑफ 8d मिला ना। दूसरा कंडीशन कितना आपको, a11 इक्वल्स टू आपको 18 दे रखा है। तो देखिए a11 का वैल्यू कितना दिया आपको, 18 दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, a11 का मतलब कितना हो जाएगा, a प्लस 10d इक्वल्स टू कितना हो गया 18। a का वैल्यू कितना है, माइनस 8d है, पुट कर दो, तो माइनस 8d प्लस 10d, और ये कितना आ जाएगा आपका 18। तो यहाँ से देखोगे तो 2d की वैल्यू कितना हो गया 18, तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा 9, ये d की वैल्यू 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a का वैल्यू हम लोग को फाइंड कर सकते हैं कि d की वैल्यू आ गया, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा,
तो ए के वैल्यू को -8 इंटू 9 दिया जाएगा -72, यानी ए के वैल्यू मिला आपको -72 और डी के वैल्यू कितना मिल गया आपको 9। ठीक है, तो देखिए दो वैल्यू मिल गया आपको। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ए बराबर हमारा है -72 और डी बराबर 9 है, तो इस बातों को हम लोग यूज करेंगे आगे। अब एक बात जो यहाँ पर जो है, देखिए ये तो बहुत इजी था, जो कि बहुत बेसिक लेवल का चीज है, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को बच्चे छोड़ेंगे होंगे अगर, तो क्यों? इसलिए क्योंकि रूट जो दिख रहा है ना, इसमें मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर स्टक कर जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान रखते हो, तो देखिए इसमें हम लोग एक पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, एक पार्ट को ना, यहाँ पर इसको समझने के लिए समझ क्या, तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो √a10 प्लस √a11 है। नाउ अगर हम एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, √a10 प्लस √a11 जो लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ अगर हम लोग यहाँ पर √a11 माइनस ऑफ √a10 बाई √a11 माइनस ऑफ √a10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी क्या कि हम रेशनलाइज कर दिए इसके कॉन्जुगेट से। अब यहाँ पर जब रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, तो देखिए आप जानते हो a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ से √a11 माइनस ऑफ √a10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा आपको a11 माइनस ऑफ a10 मिल जाएगा। ठीक है, ये मिला a11 रूट अंडर a11 माइनस a10 बाई a11 माइनस a10। अब आपके एक मन में सवाल आएगा कि √a10 माइनस √a11 क्यों नहीं रेशनलाइज किया, तो वो भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि थोड़ा कॉमन डिफरेंस लिखने में आपको डिफिकल्टी होगा। हालांकि डिफिकल्टी क्या होगा, माइनस के फॉर्म में आएगा बेसिकली। तो खैर आप यहाँ पर क्या करना कि a11 माइनस a10, अब ये ऐसा क्यों किए हैं इसका रीजन समझो। देखिए आपका सीक्वेंस क्या है, एपी में है, तो यहाँ पर a1 a2 a3 डॉट डॉट आप जब लिखते हो तो आप लिख लीजिए, मान लो यहाँ पर a10 a11 a12 है ना, इस तरह से आप लिखते जाओगे। अगर ध्यान दो तो अगर आपको बोला जाए कॉमन डिफरेंस निकालो यहाँ पर, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर a2 माइनस a1 है ना, कॉमन डिफरेंस निकालो, या फिर आप बोल सकते हो a3 माइनस a2। आप जब भी कॉमन डिफरेंस निकालते हो क्या करते हो, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हो। जैसे इस दोनों का अगर कॉमन डिफरेंस निकाले तो क्या मिलेगा, a11 माइनस a10। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग रेशनलाइज क्यों इस ऐसा किए। इसीलिए हमेशा ऐसा करना, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस किया जाता है कॉमन डिफरेंस के लिए, तो इसीलिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का रेशनलाइज करना है। जैसे रेशनलाइज कर लोगे तो अब यहाँ से समझो, इसका मतलब क्या होगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस, ये तो कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब ये हो गया रूट अंडर a11 माइनस ऑफ √a10 बाई क्या हो जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस दैट इज d, ये d हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए ये तो हो गया रूट अंडर a11 माइनस √a10 की वैल्यू दी आ गया। अब फर्दर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए ये एक के लिए सॉल्व किया तो ये मिला, ये बाकी भी तो है यहाँ पर। तो अगर सिमिलरली आप सोचो, ये तो समझ गए आप सभी लोग कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब a12 माइनस a11 भी क्या होगा, d होगा। इसका मतलब a13 माइनस a12 भी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। a18 माइनस a17 भी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको लिखे तो क्या मिलेगा आपको, तो देखिए यहाँ पर जैसे इसके वैल्यू को हम लोग सॉल्व किए, पहले वाला वैल्यू को हमें ये मिला, तो उसी तरह से दूसरे का अगर सॉल्व करोगे, यानी 1 बाई रूट अंडर a11 प्लस रूट अंडर a12 को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा √a12 माइनस √a11 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, d। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मान लो रूट अंडर a13 प्लस यहाँ पर a12 प्लस a13 अगर आपको दे रखा हो, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा √a13 माइनस √a12 डिवाइडेड बाय d मिलेगा आपको। अब इसका जैसे लास्ट है तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 1 बाई √a17 प्लस रूट अंडर a18 का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा √a18 माइनस ऑफ √a17 बाय d मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या किए, समझ गए कि ये किस वे में लिखा हुआ है। अब इन बातों को हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं √11 माइनस √a10 बाई d, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं a12 माइनस a11 बाई d, उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं a18 माइनस a17 बाई d। तो अब यहाँ पर इन बातों को अगर आपको समझ में आ गया हो तो समझिए कि इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर देखो कि अब हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने पर। ये आप पैटर्न अगर सीख गए होगे तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप ऐसे ही एक को सॉल्व करके देख लिया करो कि क्या हो रहा है। जैसे आपको पता चल जाए अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ पर आप इसको लिख लेना, ये हो जाएगा रूट अंडर a11 माइनस √a10 बाई d
ठीक है, प्लस ये हो जाएगा रूट अंडर A12 माइनस रूट A11/d प्लस ये आ जाएगा, इसके आगे अगर करोगे तो रूट अंडर A13 माइनस रूट A12/d और यहाँ पर इसको साइड कर लो, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर A की वैल्यू -72 और D की वैल्यू कितना था, ठीक है, D की वैल्यू 9 आया था ना, और D की वैल्यू कितना आया था A+7D, हाँ 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका, अब ये जो लास्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये मिलेगा आपको रूट अंडर A18 रूट अंडर A18 माइनस ऑफ रूट A17/d, ये आ गया, ठीक है। इस तरह से आप लिख लोगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये तो D तो इसका सीधे नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो D तो सभी में सेम है, D को आप कॉमन ले सकते हो। जब आप D को कॉमन लेकर के लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1/d तो आ ही जाएगा। अब ध्यान दो, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो होगा क्या, देखिए नीचे वाला D सेम है, इसका मतलब ऊपर वाला ऐड होगा। जब ऊपर वाला को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से देखेंगे आप, तो देखिए रूट 11 यहाँ पर रूट 11 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और रूट A12 से कैंसिल हो रहा है, यानी हर एक टर्म का जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर सेकंड टर्म कैंसिल हुआ। इसका मतलब जब हम लोग कैंसिल करते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, रूट A17 माइनस, मतलब कैंसिल हो जाएगा। अब समझो कैसे हुआ, फिर से ध्यान से समझो, देखो रूट 11, तो रूट 11 से इसका रूट 11 गया, यानी इसका सेकंड वाला पार्ट नहीं गया, इसका रूट 12 से इसका सेकंड वाला पार्ट A12 गया। इसी तरह से करते जाएंगे तो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ये भी माइनस कैंसिल होगा, तो रूट A17 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, रूट 18। तो आपको यहाँ से मिल गया, यहाँ से क्या मिला आपको, रूट अंडर A18 मिला माइनस ऑफ रूट अंडर A10 मिला, और ये आपका वैल्यू आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका पूरा। अब हमें A18 और A10 को वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल कर दिए, तो कैंसिल करें तो यहाँ पर क्या मिला आपको, जैसे आप कैंसिल करते चले गए तो आपको मिला रूट अंडर A18 माइनस रूट A10। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पूछा गया था, तो ये है आपका 12 इंटू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 इंटू 1/d, और ये वैल्यू मिलेगा आपको, यानी 12/d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 12 से मल्टीप्लीकेशन है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए 12/d हो जाएगा। तो अब सबसे पहली बात ये है कि आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, A18 और A10। तो देखो A18 आप फाइंड करोगे तो A18 की वैल्यू क्या मिलेगा, A+17D। नाउ इसको सॉल्व कर लो, देखो A की वैल्यू कितना है, -72 + 17 × 9, तो ये आ जाएगा -72, 17 × 9 कितना मिलेगा, 153। इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 81 आ जाएगा। अब इसी तरह से आप क्या करो, A10 निकाल लो, तो देखो A10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A+9D। A का वैल्यू कितना है 9, सॉरी -72 प्लस ऑफ 9 × 9, ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 9। 81 में से 72 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 9। अब ना वैल्यू पुट कर दो, तो देखिए ये कितना है आपका 12/d, d की वैल्यू कितना है 9, तो 9 पुट करो इनटू रूट अंडर A18, तो A18 मतलब रूट 81 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर A10, तो रूट अंडर A10 का मतलब रूट 9। अब यहाँ से देखिए 12/9 ही है, तो 12/9 ये हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको 9 माइनस ये आ जाएगा कितना 3, ठीक है। तो 9 - 3 कितना हो जाएगा 6। तो देखिए 9 - 3 करोगे तो 6 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 72/9। तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 8। ये आंसर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते थे, आप बना सकते हो इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को। आपको करना क्या है, ये इसको देख करके छोड़ना नहीं है, इसको देख करके आपको डरना नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप इसको एनालाइज करो, सॉल्व करो, क्वेश्चन बनेगा। बस आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, एक साथ पूरे को सॉल्व मत करो, पहले एक को आप देख लो, एक को सॉल्व करके क्या हो रहा है, एंड उसके बाद जब आप फर्दर आगे बढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो इसको ध्यान रखो, इस प्रोसेस को ध्यान रखो, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो है इसका आंसर हो गया 8। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लो आप। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ k टर्म्स, एंड ये दे रखा है आपको, बोला कि समेशन ऑफ Sj² इज इक्वल टू इतना, वेयर ABCD बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड A हैज लीस्ट वैल्यू। देन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस देखने में ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसान है।
अब यहाँ से देखिए ABCD क्या है, नेचुरल नंबर है। बेसिकली वो ABCD आपसे पूछ रहा है कि ABCD वैल्यू बताओ, फिर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उस 4 ऑप्शन में थोड़े अलग-अलग तरह से दे रखा है आपको कंडीशन कि जो डिविजिबल हो जाएगा, यानी ABCD आप पता कर लोगे तो ऑप्शन टिक करना बहुत ही आसान है। ऑप्शन बहुत बेसिक सी बात है, आपका आ जाएगा। तो मेन है ABCD को पता करना। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो डिजाइन होने से क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं ये सब नहीं बनने वाला, इसको हटाओ। तो वहाँ पर अगर लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ के सोचो और बनाने की कोशिश करो तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए, आपको बनेगा। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या ऊपर में देखो, ये क्या है 1 + 2 + के, ये क्या सम ऑफ नेचुरल नंबर है बेसिकली। अगर आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला मान लो नहीं भी याद है तो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये एपी में है तो एपी का फॉर्मूला तो याद रहता ही आपको, एपी से आप ये सॉल्व कर सकते हो ऊपर वाले पार्ट को। जैसे ही आप ये सॉल्व कर लोगे तो आपको एस आ जाएगा, और एस आ गया तो उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद आपको वहां पे क्या करना है कि इसको इक्वेट कर देना है किससे, n/a, यानी जो भी है इधर का, इसे इक्वेट करोगे तो आपको एबीसीडी के वैल्यू मिलेगा, यानी कंपेयर करके आपको एबीसीडी के वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो बेसिकली एस के दे रखा आपको 1 + 2 + डॉट डॉट प्लस के डिवाइडेड बाय क्या है के। अब देखिए इसका जो समेशन है वो सब लोगों को लगभग याद होता ही है, नहीं भी याद हो तो इसका आप क्या कर सकते हो, एपी के सम से, एपी के फॉर्मूला से आप सम फाइंड कर सकते हो। इसका सम फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा k × k + 1/2। जैसे आप पढ़ते हो n × n + 1/2 सम ऑफ नेचुरल नंबर, वैसे ये k है तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, k × k + 1/2 इंटू यहाँ पर नीचे में क्या है तो k, तो देखिए ये क्या होगा, कैंसिल आउट, आपको क्या मिल जाएगा k + 1/2। ये हो गया एस के। पर हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपको मिलेगा एस के का स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 2k + 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, a + b का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो k स्क्वायर प्लस 2k + 1/4। तो देखिए हमें इसका क्या निकालना है, समेशन फाइंड करना है। तो समेशन जब आप फाइंड करोगे जो इसमें आपका वैल्यू कहाँ तक है, 1 से लेकर के n तक है, तो ये है कितना, k स्क्वायर प्लस 2k + 1 डिवाइडेड बाय ये कितना आपका 4। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ कहाँ तक जाने वाला, आपको n तक जाने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको लिख सकते हो समेशन ऑफ k स्क्वायर, है ना, 1/4 को बाहर कर लो पहले, और ये वैल्यू i से लेकर 1 से n तक जाएगा। इसी तरह से यानी k के वैल्यू 1 से n, k के फॉर्म में है तो k के वैल्यू 1 से n, आप j लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन बातों से, तो k के वैल्यू 1 से n हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ k के वैल्यू 1 से n, और ये हो जाएगा k, और प्लस ये क्या होगा समेशन ऑफ 1, तो ये जो है k के वैल्यू यहाँ भी 1 से n तक जाएगा। अब आप देखिए ये बेसिक सी बात है, इसको आप ध्यान रखे होगे। अगर आपको ध्यान ना हो तो देखिए समेशन ऑफ के स्क्वायर क्या होता है, समेशन ऑफ के स्क्वायर, समेशन ऑफ के और समेशन ऑफ के क्यू, ये तीन बात आप जरूर ध्यान रखना हमेशा, ये तीनों में से कोई ना कोई हमेशा यूज होते रहता है, समेशन ऑफ के स्क्वायर, समेशन ऑफ के और समेशन ऑफ के क्यू। तो देखिए समेशन ऑफ के स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, के इंटू के प्लस 1 2k + 1/6, ठीक है, ये वैल्यू होता है। इसी तरह से समेशन ऑफ के करोगे तो k इंटू के प्लस 1/2 होता है। अगर समेशन ऑफ के क्यू करोगे तो k इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये सॉल्व करके भी आता है, लेकिन आपको थोड़ा डायरेक्टली ये याद रखना चाहिए क्योंकि ये काफी जगह यूज होता है। तो आपको अगर ये याद है तो ये क्वेश्चन में देखो बहुत ही आसानी से आप बना पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये n के फॉर्म में है, k के वैल्यू 1 से n तक जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका n इंटू n + 1 2n + 1/6। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ k है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू n + 1/2 आ जाएगा, और ये 1 है तो 1 को कितनी टाइम लिखना है, n टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 को n टाइम 1 1 1 1 अगर n टाइम लिखोगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू n हो जाएगा। नाउ इसको सॉल्व कर लो तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो देखो क्या होगा, ये अगर आपको समझ आए क्या होगा, तो देखो यहाँ पर अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो आपको समेशन जो मिलेगा ये तो हो गया 1/4। ठीक है, नाउ n इंटू n + 1 2n + 1 है, तो इसको अगर हम लोग और आगे तक सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं, n पहले कॉमन ले लेते हैं, n को कॉमन लो, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो इसमें n क्या है बाहर है, तो अभी पूरे में से n कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको n/4 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको मिलेगा n + 1 n + 1
2n+1, ये कितना हो जाएगा n+1, 2n+1, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, n से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2n² प्लस n प्लस 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस ऑफ ये हो जाएगा n+1 और ये हो जाएगा प्लस ऑफ यहाँ पर 1, ठीक है, क्योंकि देखिए ये n कॉमन है, ये n कॉमन है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो आपको मिलेगा n/4, ये आ जाएगा 2n² प्लस ऑफ 3n+1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस n+2, ठीक है, ये आ जाएगा। ना और सॉल्व करो तो आपको मिलेगा n/4, ये आ जाएगा 2n² प्लस ऑफ 3n प्लस ऑफ 1 प्लस 6n+12, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या करना आपको, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको n/24, ठीक है, n बाई कितना हो जाएगा 24, 6 4 जा 24, ये कितना आ जाएगा 2n² प्लस ऑफ 9n, ये आ जाएगा 2n² प्लस ऑफ 9n और 12+1 कितना हो जाएगा आपका 13, तो ये आ जाएगा 13। नाउ अब हम लोग क्या करना है, कंपेयर करना है। अब कंपेयर कर लो, देखो ये जो पार्ट आपको दे रखा है ये वाला पार्ट, इससे कंपेयर करने की कोशिश करो। जब आप कंपेयर करोगे तो देखो वहां पर क्या है n/a, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n/24, इसका मतलब a की वैल्यू कितना हो जाएगा 24, ठीक है। नाउ यहाँ से देखो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो n² का पीछे यहाँ पे क्या लिखा है b, यहाँ पे n² कोएफिशिएंट क्या है b, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, तो b की वैल्यू 2 आ गया। इसी तरह से फिर यहाँ पे देखो n के यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है c और ये कितना है 9, तो c की वैल्यू कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर d के वैल्यू देखो तो d के वैल्यू कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पर d की वैल्यू कितना आ गया 13। तो देखिए ABCD वैल्यू आ गया। अब आपको ऑप्शन में जो दे रखा है उसमें आप सॉल्व करके देखोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको मेनली जो ध्यान रखना था वो यही ध्यान रखना था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ABCD चाहिए। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखे होगे तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बस आपको 3 बात ध्यान रखना चाहिए, समेशन ऑफ नेचुरल नंबर, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, समेशन ऑफ, ये 2 चीजें मेनली देखा जाए तो, ठीक है, क्यूब की तो जरूरत ही नहीं पड़ा। तो समेशन ऑफ n बहुत ही आसान है, n इंटू n+1/2 होता है। समेशन ऑफ n² देखोगे तो n इंटू n+1 2n+1/6 होता है। और क्यूब के लिए भी आप ध्यान रख सकते हो n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो इन 3 बातों को वैसे भी ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते रहता है, तो आप उसको ध्यान रखोगे तो थोड़ा ईजी रहेगा। तो आप अगर ये समझ गए हो तो आप लोग इसको नोट करो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी 2023 का ही है और इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसमें समझो क्या है। यहाँ पर दे रखा है आपको सम एक दे रखा है, बोला गया कि वैल्यू ऑफ इसका फाइंड करो क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको ये नहीं लिखा है कि ये एपी का क्वेश्चन है या फिर जीपी का क्वेश्चन है। तो देखिए एपी जीपी आपको इसमें नहीं दे रखा है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर एपी या जीपी नहीं लिखा है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस को कैसे सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो और समझो तो क्या दे रखा है, देखो 109 108 ऊपर वाले टर्म को देखो, ऊपर वाले टर्म को ये एपी में दिखाई देगा आपको, सिर्फ ऊपर वाले को देखो तो एपी में दिखाई देगा, नीचे वाले टर्म को देखो तो आपको जीपी में दिखाई देगा। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, एजीपी है, यानी अर्थमेटिक भी है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इसके अंदर है। अब इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि आपको एक प्रोसेस ध्यान रखना होगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक अगर प्रोसेस को ध्यान रख लेंगे तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब एक बात इस बात दिमाग में फिट रखो कि जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा जिसमें एजीपी है तो मतलब उसको सॉल्व करने के लिए या तो इधर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करोगे या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करोगे। तो देखो अगर हम लोग इसको अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक किसी में भी कन्वर्ट करते हैं तो आप किस तरह से सॉल्व करते हो। तो समझिए यहाँ पर s का वैल्यू कितना दिया आपको 109 प्लस इतना दे रखा है, तो जो भी दे रखा है इसको पहले आप लिख लो यहाँ पर, ठीक है, 109 प्लस 108/5 प्लस 107/5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट ये कितना आपका यहाँ पर दे रखा आपको 2/5 के पावर 107 प्लस 1/5 के पावर 108 ये दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये तो हो गया आपको जो दे रखा है उसकी बात हो गया, ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। हमें क्या करना है, या तो इसको जीपी में कन्वर्ट करना है या एपी में कन्वर्ट करना है, जीपी या एपी दोनों में से किसी एक में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो अब इसको कैसे करोगे, तो समझो कि आपको करना क्या है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ऊपर में अगर सब देखोगे सबट्रैक्ट करो, देखो 108 में से 109 को सबट्रैक्ट करोगे तो -1 आ जाएगा, यानी ऊपर में सभी में 1 आ जाएगा। अगर ऊपर में 1 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, जीपी के फॉर्म में हो जाएगा, है ना, किस फॉर्म में हो जाएगा, ये जीपी के फॉर्म में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर
हमें क्या करना चाहिए कि इसको जीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना चाहिए। भाई कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? अब इसको तुम सब्ट्रैक्ट करने के लिए 108/5 है तो यहाँ पर 109/5 होना चाहिए, तभी तो माइनस कर पाओगे। अगर तुम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर है तो यहाँ भी 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर दोनों साइड क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना, यानी s/5 कर लो। ठीक है, दोनों साइड डिवाइड करो। तो देखो 109 में डिवाइड करो, 109 में डिवाइड करो, लेकिन लिखो इसके सामने, तो क्या हो जाएगा 109/5। ठीक है, फिर इसमें अगर डिवाइड करोगे 5 से तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर, आपको मिल जाएगा 108/5 का स्क्वायर। इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल है। 108 के सामने कौन है, 109 है। 107 के सामने कौन है, 108 है। तो यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/5 के पावर 107, और यहाँ पर कौन होगा 2/5 के पावर 108, और एक और आएगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई करो तो इसमें भी करोगे। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1/5 के पावर 109, ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये हो गया हमारा दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए आप सब्ट्रैक्ट कर दो, हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा s माइनस s/5 इज इक्वल्स टू, ये 109 है, 109 रहने दो, ये हो जाएगा। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 108 में से 109 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, -1, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम ही है। तो आपको मिल जाएगा -1/5, ये हो जाएगा -1/5 का स्क्वायर, -1/5 का क्यूब, इस तरह से चलता जाएगा। और लास्ट में क्या मिलेगा आपको, -1/5 के पावर 109। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 10, यहाँ पर इससे पीछे कौन होगा, तो देखिए इससे पीछे होगा -1/5 के पावर 108, फिर आएगा -1/5 के पावर 109। अगर हम इसको थोड़ा और अरेंज करें तो आप इसको लिख सकते हो 109 माइनस ऑफ 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का क्यूब प्लस 1/5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पर प्लस 1/5 के पावर 109। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4s/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको ध्यान से समझो, ये क्या है, जीपी में है, और ये जीपी में इसका मतलब क्या होगा, इसका हम लोग सम तो फाइंड कर ही सकते हैं क्योंकि जीपी का फॉर्मूला आप जानते होंगे। तो देखिए अब आपको ये क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये स्टेप करने में ही लोग जो है ना यहाँ पर गलती करते हैं। ये स्टेप अगर आप ठीक से कर लोगे तो आपको ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में बहुत गलती होता है, लास्ट में आपको बहुत लोग गलत करते हैं। जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो सभी में करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये जो 1/5 के पावर 108 है तो इसमें भी तो करोगे, तो इसीलिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1/5 के पावर 109 लिखना है। कई बार ये आप नहीं भी लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो कि अगर हम लोग यहाँ तक आ गए तो इसका आगे सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए इसके आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली यहाँ पर तो देखिए इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 4s/5, 4s/5 इज इक्वल्स टू 109 माइनस जीपी का फॉर्मूला आप जानते हो। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका कॉमन रेशियो देख लो। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म है इसका 1/5, फर्स्ट टर्म 1/5 है, और कॉमन रेशियो भी देखोगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 ही आएगा। कॉमन रेशियो भी कितना आएगा इसका 1/5, और फर्स्ट टर्म भी कितना आएगा इसका 1/5। अब आप जानते हो सम ऑफ एन टर्म्स का जीपी में दो फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है ए इंटू, एक फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, और एक होता है ए इंटू 1 माइनस आर के पावर n बाय 1 माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन 1। ये दो फॉर्मूला पढ़े होंगे। अब यहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली सेकंड वाला लगाएंगे क्योंकि आर का वैल्यू क्या है, 1 से कम है। आपको मिलेगा 1/5 इंटू 1 माइनस आर के पावर n, मतलब 1/5 के पावर कितना हो जाएगा 109 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5। ठीक है, क्योंकि जो आपका n है वो कहाँ तक गया है, 109 तक गया है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो। तो देखो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो समझो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ये हो गया 4s/5 इज इक्वल्स टू 109 माइनस ऑफ 1/5, ये आ जाएगा 1 माइनस, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 5 के पावर माइनस ऑफ 109। अब यह थोड़ा बहुत चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा 5 के पावर ऑफ माइनस ऑफ 109। ठीक है, क्योंकि 1/5 है तो 5 के पावर क्या होगा, माइनस ऑफ 109 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये 4/5। ठीक है, ये आ जाएगा ना। इसको चाहो तो ये देखो, ये 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा 4s/5 इज इक्वल्स टू 109 माइनस ऑफ, ये कितना गया 1 माइनस ऑफ 5 के पावर माइनस 109 डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पर, ये 4 हो गया।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो हमें क्या चाहिए, s, s का वैल्यू, तो s कितना हो जाएगा 109 बाई इंटू 5/4, ठीक है, माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5/4 इंटू 4, और ये मिलेगा आपको 1 माइनस 5 की पावर माइनस ऑफ 109, ये आ गया। अब इसका आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर कि ये आ गया s, अब जो भी ये कैलकुलेशन है, तो देखिए यहाँ पर क्या दे दिया आपको कि इसको देखना है यहाँ पर 160x माइनस ऑफ 25 माइनस 54 का वैल्यू कितना होगा, तो ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करो आप 16s निकालना, आपको 16s माइनस ऑफ 25 के पावर माइनस 54 का वैल्यू चाहिए कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 16s, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करो भाई, तो 16 इंटू 109 इंटू 5 बाई कितना हो जाएगा 4, ठीक है, यह आ जाएगा। माइनस ऑफ ये है आपका 16 इंटू क्या हो जाएगा 5/16, ठीक है, इंटू 5/16 इंटू, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा 16 इंटू 5/16, और ये मिल जाएगा आपको यहां पर इसके बदले क्या दे रखा है 1 माइनस 5 के पावर माइनस ऑफ 109, और यहाँ पर ये जो हो जाएगा माइनस ऑफ 25 के पावर माइनस 54 जो गिवन है, ठीक है, ये हम लोग सॉल्व कर लिए। तो देखिए क्या किया हम, जो s आया था उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया था 16x माइनस इतना का वैल्यू बताओ क्या होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ये 4 से ये 16 जाएगा, तो कितना मिला आपको 20 इंटू 109, ये 16 से 16 जाएगा तो क्या मिला आपको -5, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -5 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5 के पावर माइनस 109। देखिए 109 जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 5 के पावर माइनस ऑफ 109 माइनस ऑफ 25 के पावर माइनस 54, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करो, तो 20 इंटू 9 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 2180, ठीक है, 109 को 2 से मल्टीप्लाई को 2180 माइनस 5 प्लस, अब देखो इसका बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होता है, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 1 माइनस 109। क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि देखिए वो माइनस 109 था, माइनस ऑफ 25 के पावर माइनस ऑफ 54, ठीक है। अब ये देखिए ये लास्ट में इस तरह से दे दिया है क्वेश्चन सेट करके कि आपको ये इतना ज्यादा सॉल्व करना पड़ रहा है। अब ये कितना हो जाएगा 2175, ठीक है। नाउ देखो 5 के पावर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 108 आएगा, 1 माइनस 109 करोगे तो 5 के पावर कितना आएगा माइनस ऑफ 108, माइनस 108 को लिख सकते हो तुम 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 54, क्योंकि 108 का 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 54 माइनस ऑफ 25 के पावर माइनस 54। अब देखो ये दोनों क्या होगा कैंसिल आउट, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 ही होता है, तो फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 2175, ठीक है। तो 2175 इसका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट लास्ट में सॉल्व करने का ज़्यादा दे दिया, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे इस क्वेश्चन को तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इस तरह क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा पहले से प्रैक्टिस करके जाना होगा, एंड PYQ जो है अगर आप करते हो तो आपको बहुत ही आसानी से ये सब समझ में आ जाएगा, तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन बना पाओगे। तो आप इसको ध्यान रखो, नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीरीज 5 प्लस इतना इतना दे रखा आपको, तो इसमें बोला जा रहा है इसका सम फाइंड करने के लिए क्या होगा। ये 2023 का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये आपको ना तो ईपी में है ना ही जीपी में है, ये स्पेशल सीरीज का बेसिकली क्वेश्चन है। अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको ना तो ये ईपी में दिख रहा होगा और ना ही ये जीपी में दिख रहा होगा। अभी क्वेश्चन का प्रोसेस को ध्यान दो, और आप स्पेशल सीरीज का अगर पढ़े होगे टाइप तो इसमें ये वन ऑफ द टाइप होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं समझो। तो देखिए यहाँ पर ये जो सम है आपको दे रखा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या होगा, ये सम ऑफ टर्म्स दे रखा है कितना 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस ऑफ 41 प्लस डॉट डॉट। अब देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन दे रखा होगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो एपी के फॉर्म में। जैसे अगर PYQ के फॉर्म में लिखा था, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग जो किए थे उसमें हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जीपी के फॉर्म में। जब रेशियो वाला क्वेश्चन दे रखा होगा मतलब PYQ के फॉर्म में, तो उसमें हम लोग जीपी में कन्वर्ट करेंगे, और अगर इस तरह क्वेश्चन दे रखा है तो हम लोग एपी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये लास्ट टाइम इसका कुछ ना कुछ होगा, तो मान लो Tn है, ठीक है। अब इसको क्या करो, यहाँ पर जीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, इसको हम थोड़ा सबट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये 5 है, तो इसको आगे शिफ्ट करो, है ना, 5 को आगे शिफ्ट करके लिखो। तो देखिए ये 5 है, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पर हो जाएगा 19, ऑब्वियसली यहाँ पर कितना हो जाएगा 29। और इस तरह से देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा, इसके पीछे जो प्रीवियस टर्म है वो रहेगा, एंड लास्ट में एक टर्म मिलेगा आपको Tn, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, माइनस करो। जब आप माइनस करोगे तो होगा क्या, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 11 में से 5 जाएगा 6, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 19 में से 11 18, 8 आ जाएगा, दिस वन इज 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 21 माइनस ये आ जाएगा 12, और इस तरह से चलते जाओगे तो आपको एक मिलेगा यहाँ पर ये सब माइनस ऑफ Tn, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, है ना। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ Tn मिल जाएगा। एक Tn मतलब ये Tn तो यहाँ पर रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर एक माइनस ऑफ Tn आ जाएगा, ये वाला। अब इसको इस Tn को इधर ले आओ, तो देखिए Tn इक्वल्स टू ये n टर्म तक है बेसिकली। तो यहाँ पर देखोगे तो 5 प्लस, ना ध्यान से देखो, ये 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है, लेकिन 6 यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस देखोगे तो आपका एपी में है। यहाँ से अगर देखोगे आगे तो एपी में है, लेकिन ये 5 को छोड़ना पड़ेगा आपको। तो 5 को छोड़ोगे मतलब क्या होगा, टोटल टर्म्स यहाँ से यहाँ तक n तक था, n टर्म था, इसका मतलब एक टर्म कम हो जाएगा आपका, तो n माइनस 1 टर्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर 5 से सॉल्व करते हैं आप तो n टर्म लेते, यानी n वाला फॉर्मूला लगाते, जब भी आप पुट करते n पुट करते हैं, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो ये टर्म जो बचेगा वो क्या बचेगा आपका, n माइनस 1 टर्म बचेगा। एक टर्म तो कम हो गया, क्योंकि 5 तो आपको इसके साथ ले नहीं सकते आप, क्योंकि 5 इसके साथ एपी में नहीं हो पाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टर्म दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सम तो निकाल ही सकते हैं, इसका सम निकाल लेते हैं। तो 6 से लेकर के यहाँ तक का सम निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, n माइनस 1/2, जैसे फॉर्मूला पढ़ते हैं ना आप, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, तो n/2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि n की जगह पर यहाँ पर n माइनस 1 टर्म्स है। 2a, तो 2 इंटू 6 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1, तो देखिए हमारा n है कितना, n माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू डी, तो डी की वैल्यू कितना आपका 2, तो इंटू 2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना हो गया 5 प्लस n माइनस 1 बाई 2, और ये सॉल्व करेंगे आप तो 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 2n माइनस ऑफ 4, ठीक है, इतना आ जाएगा ना। इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करते हो देखो क्या होगा, तो आप फर्दर जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको कितना आ जाएगा, ये इसको आप सॉल्व करने पर देखिए ये आ जाएगा Tn इज इक्वल्स टू, Tn इक्वल्स टू हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय, ये देखिए 12 माइनस 4 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 8, 8 प्लस 2n, ये आ जाएगा 8 प्लस 2n आ जाएगा, 8 प्लस 2n आ गया। अब वहां से क्या कर सकते हैं, देखिए 2 से कैंसिल कर सकते हो, तो Tn की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 प्लस n, ठीक है, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ तक देखिए ये तो आप समझ गए कि ये Tn आ गया, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो ये अभी जो आया ये nth टर्म आया है आपका। अब इसमें क्या करेंगे, आप समीशन लगाएंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा, तो समझिए। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को जरूर आप लोग ध्यान रखना, है ना, ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ से देखिए तो Tn का वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस, नाउ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4n प्लस n स्क्वायर माइनस 4 माइनस n हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको n स्क्वायर प्लस ऑफ 3n प्लस ऑफ 1, ठीक है। नाउ आप जानते हो समेशन ऑफ n क्या होता है, Sn क्या होता है, समेशन ऑफ Tn होता है। तो मतलब अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, तो देखिए Tn का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस प्लस ऑफ 1। अब इसका समेशन निकाल देते हैं, तो समेशन ऑफ n स्क्वायर कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये मिलेगा आपको, ठीक है, प्लस 3n, तो 3 इंटू n प्लस 1/2 प्लस ऑफ कितना आ जाएगा आपका n आ जाएगा। अब इन सभी की जगह पर ये हो गया इसका समेशन। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स का सॉल्व करना है। तो पुट कर दो, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, 20 इंटू 2 40 प्लस 1 41 डिवाइडेड बाई 6, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 20 इंटू 21/2 प्लस ऑफ 20। अब इसको सॉल्व करके देखो, तो देखो 3 2 जा 6, दिस वन इज 3 7 जा 21, 2 10 जा 20, नाउ 2 से 10,
ना इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो देखो कितना आ जाएगा। तो सम ऑफ 20 टर्म्स जो हो जाएगा 4 को 41 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, यानी 287, तो 2870, ठीक है, ये आ जाएगा 2870। ना इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा 630, ये हो जाएगा 630, ठीक है, प्लस 20, ये 20 हो गया। अब इसको आप ऐड कर लो, ठीक है, इसको ऐड करके देखो तो 2870, ये 630 प्लस 20, तो 2870 प्लस 630 करोगे तो ये देखिए 0 3 2 5 5 7 12, 3 2 5 5 7 12 हो गया, फिर 6 1 7 7 और 8 15, और 2 और 1 3, 3520 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 3520। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा आप सॉल्व करोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, आपका रैंक इंप्रूव होगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन होता है जनरली लोग नहीं सॉल्व करते, लेकिन ये स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है, और ये बहुत स्पेशल सीरीज का देखेंगे तो बेसिक क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये एक टाइप होता है स्पेशल सीरीज के अंदर जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। अगर आप इसको ठीक से जानते होंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको स्पेशल सीरीज का जिसमें आपको इस तरह से दे रखा हो, तो आप हमेशा दिमाग ये लगाना कि इसे हमें एपी में कैसे कन्वर्ट करना है। एपी में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको तरीका बताएं क्या करना है आपको, कि दो तरह से लिख करके और उसको माइनस करने की कोशिश करना है, वहां से आपका टीएन आएगा, फिर टीएन निकालने के बाद आप समेशन ऑफ एन निकाल लेना, और जितना भी टर्म्स का सम पूछा जाए वो एन की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो अच्छा है ही क्वेश्चन ये, क्योंकि स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन हमेशा ही अच्छे होंगे। तो आप इसको ध्यान रख लो। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, ये 2023 का ये भी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया इफ द सम ऑफ द सीरीज 1/2 - 1/3 एंड ये सारा चीज आपको दे रखा है, इसका सम जो है वो अल्फा व बीटा के इक्वल है, तो कह रहा है कि अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू निकालो। मतलब अल्फा बीटा आ गया तो अल्फा प्लस 3 बीटा तो आ ही जाएगा आपको। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अभी ये सीक्वेंस आपको ना तो एपी में दिखाई देगा ना ही जीपी में दिखाई देगा, क्योंकि स्पेशल सीरीज है ये। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे समझो, क्योंकि यहाँ पर ये सीक्वेंस आपको एपी या जीपी किसी में भी नहीं है। अब यहाँ पर इसको अगर ध्यान से देखोगे तो है क्या, देखो 1/2 - 1/3 दे रखा है आपको, 1/2 हमें कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, या तो एपी में करो या जीपी में। लेकिन अगर आपको इस तरह के टर्म दे रखा हो पीवाईक्यू के फॉर्म में, तो आप जीपी की तरफ ही सोचना, एपी की तरफ कम सोचना, क्योंकि एपी में कन्वर्ट करना मुश्किल है ये। तो आपको इसको किस में जाना चाहिए, जीपी में। और जब आपको सिंपल टर्म्स लिखा हो न्यूमरेटर के फॉर्म में, तो उसको एपी में कन्वर्ट करो, जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखे। इसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, आपको जीपी में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे समझो, ये श्योर है कि यहाँ पर देखो डॉट और डॉट का मतलब है कि इन्फिनाइट तक जाएगा ये बेसिकली। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि देखिए 1/2 1/3, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये क्या है, एक तरह से 1/2 1/3 का एक सीरीज बनने वाला है। अब आपको दिमाग लगाना है कि सीरीज बनेगा कैसे। तो देखिए 1/2 1 - 1/3 है, यहाँ पर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 3 1/3 के स्क्वायर। ना आप लोग फॉर्मूला पढ़े होगे, जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला एक पढ़ते हैं। अगर आपको याद हो ए क्यू प्लस बी क्यू की जब आप फॉर्मूला पढ़ते हो तो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी इंटू, आप क्या लिखते हो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखते हो ना। यहाँ पर ध्यान से देखो, इस टर्म को देखो, इस टर्म को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है माइनस ऑफ ए बी, देखो 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन है प्लस 1/3 स्क्वायर है। मतलब कि अगर हम लोग चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो ये हमें ए प्लस बी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी नहीं है। तो बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, इसी प्रोसेस को लगा करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए आप समझ गए बात कि आपको एक किस पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो हम लोग ये तो दिमाग में रखना है कि जीपी में कन्वर्ट करना है हम लोग को, वैसे भी इन्फिनाइट तक है, तो हम लोग इतना समझ में आ गया होगा आपको कि जीपी का सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ये जाएगा फॉर्मूला के ऊपर। अब इसके लिए इसको एस मान लो, ठीक है, एस आपका दे रखा है, ये देखा, ठीक है, इसी यहीं पर एस मान लेते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा लंबा लिखना पड़ेगा आपको, तो इसको मान लो एस है यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व करने के लिए 1/2 प्लस 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों साइड 1/2 प्लस 1/3 इंटू एस से क्या करो आप मल्टीप्लाई। तो ये क्या मिलेगा आपको, देखो 1/2 प्लस 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप इसको लिख लो 1/2, चलो लिख लेते हैं हम लोग, लेकिन ये दो ही टर्म लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे, आगे का प्रोसेस वैसे ही चलेगा। प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, और ये आ जाएगा कितना आपका 1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 इंटू 3 प्लस ऑफ 1/3 का स्क्वायर, और इस तरह से चलता जाएगा
ना ध्यान से देखो, ये क्या है, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ना यहाँ पर देखो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू हो गया ये। इसी तरह से जब आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 होगा, फिर a के पावर 5 प्लस b के पावर 5 होगा। मतलब ये क्या मिला आपको, तो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर 1/2 प्लस 1/3 पावर s करोगे तो ये आ जाएगा 5/6 s इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, प्लस ये कितना जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब, प्लस अब यहाँ पर देखोगे तो ये मिलेगा आपको 1/2 के पावर 4 माइनस ऑफ 1/3 पावर 4। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। ना अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर वाले 2 वाले को एक साथ रख लो, 2 का क्यूब प्लस 2 पावर 4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेना तो ये मिलेगा 1/3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/3 का क्यूब प्लस ऑफ 1/3 पावर 4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये आ गया आपका, ये दो जीपी का सीक्वेंस आ गया। यहाँ पर देखो ये जो है ना, जैसे ये a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ये a क्यू प्लस बी क्यू हुआ, फिर वो a के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 होगा, फिर वो a पावर 5 प्लस बी के पावर 5 होगा। तो इस तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा, इसीलिए यहाँ पर एक माइनस एक प्लस में आ रहा है आपको। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, देखो इसका रेशियो करोगे तो इसको रेशियो में डिवाइड करके देखो तो 1/2 आ जाएगा। अब यह हो जाएगा माइनस ऑफ 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 माइनस ऑफ, इसका रेशियो देखोगे, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा -1/3, ये हो जाएगा +1/3। ठीक है, ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो देखो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस ऑफ 1/9 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4/3। ना इसको सॉल्व करो, ये 2 से गया, 3 से ये 3 गया, तो आपको फाइनली यहाँ पे क्या मिला, ये मिला आपको 1/2 माइनस ऑफ, यहाँ पर देखेंगे 1/2 और ये हो जाएगा आपका 1/12। ठीक है, तो इसको और सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 12, तो 12 2 कितना आ जाएगा, ये 6 - 1 यानी 5/12। ठीक है, तो देखिए ये जो हो गया आपको हम लोग इस तरह से यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद क्या करना आपको, इसके बाद क्या करना आपको कि बेसिकली 5/s 5/6s इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5/12। ठीक है ना, देखिए 5 से 5 गया, 6 से ये 12 जाएगा, तो s का वैल्यू कितना मिला आपको 1/2, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है अल्फा बाय बीटा के। ठीक है, और अब यहाँ पर बोला गया आपको कि अल्फा और बीटा क्या है, को प्राइम है, इसका मतलब अल्फा वैल्यू अगर आप 1 लेंगे तो बीटा वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो अल्फा वैल्यू 1 ले लो तो बीटा वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू कितना है 1, तो बीटा वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया था अल्फा प्लस 3 बीटा वैल्यू, तो हो जाएगा 1 + 3 × 2, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 6 + 1 7, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा ज़्यादा डेंजर है, लेकिन अगर आपको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, मतलब देखने में आपको क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। बस आपको ये थोड़ा सा ये सब चीज़ पर ध्यान रखा करो। ठीक है, और इसीलिए प्रैक्टिस करोगे तो ये सब क्विकली आपको दिमाग में आएगा, तो लेकिन आपको उन चीज़ों से आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो देखिए ये जो कुछ क्वेश्चन था जो हम लोग देखे इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो देखिए क्वेश्चंस और आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चंस को, सभी चीज़ों को ध्यान रखो और आप सॉल्व करो क्वेश्चंस। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्पेशल सीरीज पर ध्यान रखो, इसके अलावा जीपी पर ध्यान रखो, ईजीबी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर ध्यान रखो, मीन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आप ध्यान रखो। तो पहले आप लोग इसको जितना क्वेश्चन आप करवाएं इसमें आप देखो, अगर आप ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगा तो फिर हम कुछ क्वेश्चन और आपको नेक्स्ट करवाएंगे, लेकिन पहले आप इन सब चीज़ों को समझो कि कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह सॉल्व किया जाता है, और आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, 2 बार प्रैक्टिस करो, 3 बार प्रैक्टिस करो, जितनी बार प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। तो आप लोग पहले इसको समझ के सारी चीज़ करो, फिर हम आपको अगर ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगा तो आपको और भी इससे रिलेटेड ये सीक्वेंस सेंसरी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये चैप्टर बहुत ईजी है, इस चैप्टर में थोड़ा ध्यान रखने से क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको श्योर शॉट लेके चलो, जैसे बाइनोमियल थ्योरम है ये है, ये सबका श्योर शॉट लेके चलो कि बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन, ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। तो आप लोग को मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।